तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव जूम सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। बहुत सारे बैंकों के प्रमोशन एग्जाम्स के अनाउंसमेंट हो गए हैं और अक्टूबर में भी कुछ प्रमोशन एग्जाम है आरआरबीस के। तो ऐसे में जब प्रमोशन एग्जाम्स के अनाउंसमेंट हो जाते हैं तो एक साइकोलॉजी हमारा काम करना होता है, जिसके आधार पर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी और पढ़ने के लिए जो उत्सुकता होती है और एक बेचैनी होती है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम लोगों की पढ़ने की आदत नहीं होती है। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी मेरे बातों से सहमत होंगे कि नॉर्मली एज ए बैंकर बहुत ज़्यादा पढ़ने की एक आदत नहीं होती है। एक दो महीना एग्जामिनेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर प्रमोशन एग्जाम में भाग लेते हैं। उसके बाद जब भी अगला प्रमोशन एग्जाम्स के अनाउंसमेंट होंगे तब पढ़ने की कोशिश होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी निभाना होता है हमको। बैंकिंग में समय की कमी होती है और फिर उसके बाद व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और समसामयिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी बीच में हमें जो है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कुछ साथी आवाज़ नहीं पहुंच रही कह रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में बता दें। वह शशिकांत जी ने बताया, नमस्कार कर रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी साथियों को। तो आज का सेशन जो है, हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में जो भी प्रमोशन एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए आज से एक कॉन्क्रीट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला सेशन है जो स्ट्रेटजिक सेशन के रूप में आपसे डिस्कशन होगा। अब जब भी कोई काम करते हैं हम, जिसका जो है लक्ष्य बड़ा है, हमारे जीवन में उसका बड़ा महत्व है, तो उसके लिए एक पैमाना तैयार करना होता है, एक आर्किटेक्ट जो है बनाना होता है, एक नक्शा बनाना होता है, तब जाके उसकी तैयारी होती है और सफलता सुनिश्चित होती है। जीवन में कोई भी चीज़ पाना आसान भी है, कठिन भी है, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, सफलता हो या कोई भी चीज़ जीवन में हो, वो आसान भी है, कठिन भी है। पूरा पूरा आपके उस समय माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड आपका कैसा है, आपका जो उसके प्रति सोच कैसा है, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तमाम जिम्मेदारियों के बाद भी जब भी प्रमोशन के अवसर मिलते हैं, हमें ऐसे अवसर को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, तैयार करते हुए हमें इसको पार करना होता है। क्योंकि बैंकिंग में जब भी हम नई जिम्मेदारी पे जाते हैं तो एक नया माहौल मिलता है, नई चुनौतियां मिलते हैं, नए अवसर मिलते हैं, नया सीख मिलता है और नए लोग मिलते हैं और हम अपना ये सफ़र को जो है पूरा करते हैं। और एक ही सीट पे काम करते करते, मान लीजिए क्लरिकल हैं, एक ही सीट पर कैशियर हैं, एक ही सीट पर काम करते करते 5 साल हो गया, तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। 5 साल के बाद भी वही काम करना पड़ता है, तो आप अपने जीवन में एक हलचल नहीं देख पाते हैं। तो और बैंकिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपको क्या, आगे आगे जैसे तकलीफ तो सभी जगह रहेगी, चुनौती तो सभी जगह रहेगी, लेकिन सभी जगह का अलग अलग एक अंदाज होता है और उसी अंदाज को पूरा करने के लिए आप प्रमोशन एग्जाम लेते हैं। तो बैंकिंग में हमेशा आप देखिएगा, जो रात को सेशन में मिलते हैं, सीखते हैं, तो दिल को करार मिलता है। तो रात को हमारे सेशंस में मिलते हैं, सीखते हैं, तो दिल को करार मिलता है, वरना इस जीवन में कहाँ प्यार मिलता है। अजीब इम्तहानों का दौर है ये ज़िंदगी। हमने तो बैंकिंग को एज ए करियर चुना है, एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा तैयार मिलता है। तो जब भी आप अगले दौर पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि पहले ही अच्छा था, कैशियर में अच्छा था। जब मैनेजर बन जाएंगे तो लगेगा कि ऑफिसर में अच्छा था। जब आगे जाएंगे तो ये अच्छा था। तो हमेशा जो व्यक्ति विशेष के लिए क्या होता है, पास्ट अच्छा लगता है। तो आप ये भी तो समझिए कि कल जब मैं आगे किसी जगह जाऊँगा तो मुझे जो अभी मैनेजर बना हूँ वो भी तो अच्छा लगेगा। तो ये साइकोलॉजी है। लेकिन इस सब का सामना हमें स्किल से करना होता है और अपनी एक पहचान बनानी होती है, क्योंकि इस धरती पर ऊपर वाले ने, परमपिता ने हमें दे दिया है। अब हम उस जो
सजीव जीवन को दिया है उसी को मिसाल बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हर एक पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार आसमान छू के दिखाना है। मिट्टी में से बने हैं तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले आसमान छू के दिखाना है। यही चीज करने के लिए हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के स्ट्रेटजिक सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, कैसे आपके प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ताकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। 1 महीना है तो कैसे तैयारी करें, 2 महीना है तो कैसे तैयारी करें, 3 महीना है तो कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, और फिर हमको सफलता सुनिश्चित करना है, और फिर उसके बाद नए मुकाम की ओर काम पे लग जाना है। तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो उसी मिसाल को बनाने के लिए हमें हमारे सभी होनहार साथी इकट्ठा हुए हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुँच रही होगी, शानदार तरीके से। वाह, सभी फौजी प्रदीप जी प्रणाम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात भी करेंगे आखिरी में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपकी भी बात मैं सुनूंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कोई सवाल पूछते हैं, कोई डाउट मन में हो तो उसको भी क्लियर करेंगे, या आप में भी कोई स्ट्रेटजिक कोई चीज़ होगा तो आप लोग बताइएगा, लेकिन आखिरी में मैं आपको समय दूंगा। चलिए, तो जब भी प्रमोशन एग्जाम की शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखना होता है, और ट्रेंडिंग टॉपिक में सबसे प्रियोरिटी में, वाह फौजी प्रदीप जी आ रहे हैं, शानदार तरीके से आ रहे हैं। फौजी प्रदीप जी जरा आपकी आवाज आ जाए तो मजा आ जाए। आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, आप तो म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से आ रही है सर, मस्त। ये हुई ना बात, है ना? तो आप ये जो अभी हमारे साथी ने बात की कि शानदार तरीके से आ रही है, बेहतरीन तरीके से आ रही है, जब इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, इन चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो फौजी प्रदीप जी, इस स्ट्रेटजिक सेशन में हम ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे प्रियोरिटी में ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता होगा प्रमोशन एग्जाम में? एक आपके मन में पहला ही सवाल क्या क्या पहला ही मतलब क्या आ रहा है आपको ट्रेंडिंग टॉपिक में, जिस पर सवाल आने होते हैं फौजी जी? ऐसा कोई भी बात आपके मन में आ रही हो तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बता दीजिए। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि उस पर प्रियोरिटी है, कोई साथी सलीम रजा जी लिख रहे हैं, है ना? ओके, तो हमारे फौजी प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही है बट आज, है ना? हाँ सर, नेटवर्क का इशू था। ओके, इशू है। इस समय ट्रेंडिंग में इंटरव्यू में प्रायोरिटी सेक्टर सर, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो वगैरह पूछे जा रहे हैं सर, नहीं और नहीं, ब्रांच फिगर। हाँ वो तो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग ये जो बैच स्टार्ट किए हैं, एक्चुअल में ये बैच जो है अभी प्रमोशन एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए, रिटर्न एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजिक सेशन है। तो जब स्ट्रेटजिक सेशन की हम बात करते हैं तो पहला जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, सबसे पहला वो होता है आपका, जैसे जहां से एकदम आपका सृजन होना चाहिए, जहां से एकदम मिट्टी से एक ना, ये जैसे देखो ये पीछे नीचे पीछे पौधा दिख रहा है, तो इससे क्या जगता है? एक आशा, एक विश्वास, एक उत्साह, एक उम्मीद, एक प्रकाश, एक नया तरंग नजर आता है ऐसे इस स्क्रीन को देखते हुए। तो ट्रेंडिंग टॉपिक देखने से सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है फौजी प्रदीप जी, वो होता है आरबीआई पॉलिसी। मतलब प्रमोशन एग्जाम में एग्री करते हैं फौजी प्रदीप जी, आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकों का रेगुलेटर है, भारत का सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आरबीआई पॉलिसी जो है, जितने भी गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उनको जो है पढ़ना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप लोग छोटे छोटे डायरी में लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें मैं ही, लेकिन आज सिर्फ टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाए। आप जो घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले नक्शा आ जाता है कि इधर बेडरूम होगा, इधर हॉल होगा, इधर पार्किंग होगा, सारा चीज़ें, तो उसी तरह का ये एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। तो आरबीआई पॉलिसी सबसे ट्रेंडिंग पहला
आरबीआई पॉलिसी में भी क्या होता है, आरबीआई पॉलिसी में जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, अभी जो भी, अब देखिएगा बैंक का नाम इस्तेमाल नहीं होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम इस्तेमाल नहीं होता है, अब इस्तेमाल होता है रेगुलेटेड एंटिटीज। मतलब ऐसे एंटिटीज जो आरबीआई रेगुलेट करता है उनको रेगुलेटेड एंटिटीज कहते हैं। एनबीएफसीज हो गए, बैंक्स हो गए, ये सारे जो हैं रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं। पेमेंट और ऑपरेटर्स हैं वो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। तो आरबीआई पॉलिसी जो है ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक में है। और अगर आरबीआई पॉलिसी में हम देखेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आता है बाई मंथली जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, और उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको जो है आपको पढ़ना होता है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फिर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के जो आउटकम्स होते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। उनमें से 2-3 ये स्क्रीन में से जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इतने सवाल आते हैं। उदाहरण के तौर पर सीआरआर से एक सवाल जरूर आएगा। सीआरआर से सवाल आता है कि सीआरआर की व्याख्या कौन से सेक्शन में की गई है, कौन से एक्ट में की गई है ना? जो साथी जानते हैं चैट बॉक्स में लिख लीजिए। तो ये सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, इसकी व्याख्या कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट में की गई है, ये सवाल बन जाता है। दूसरा सवाल बन जाता है एसएलआर की जो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो है, इसकी व्याख्या कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट में की गई है। अगला सवाल बनता है सीआरआर, करंट सीआरआर रेट क्या है, एसएलआर का रेट क्या है। और फिर रेपो रेट ज्यादातर पूछता है, रिवर्स रेपो रेट एक बार पूछता है। अगर 10 बार ये सवाल आया है तो रेपो रेट 9 बार पूछेगा, रिवर्स रेपो रेट एक बार पूछेगा। ये इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जो लोन देती है वो रेपो रेट पे देती है, और रिवर्स रेपो रेट जब बैंकों के पास ज़्यादा होता है तो आरबीआई के पास रखते हैं कोलेट्रल के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट के बारे में पूछा जाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया। उसके बाद आरबीआई में जो सेकंड चीज़ें जो देखनी है वो होते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइंस जैसे उदाहरण के तौर पर लॉकर जो रिवाइज गाइडलाइन आया, लॉकर के ऊपर रिवाइज गाइडलाइन आया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आरबीआई। फिर आया आपका करंट अकाउंट के ऊपर गाइडलाइन आया, करंट अकाउंट कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। फिर आया 2000 के नोट को कैसे जमा करना है, इसके लिए गाइडलाइन आया। फिर आया कि करेंसी चेस्ट या आपके जो आरबीआई द्वारा जो भी पेनल्टीज प्रोविजंस किए जाते हैं, तो ये सारे जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं। फिर देखिए आरबीआई ने नया बैंकिंग ओम्बुड्समैन 2021 में जो लाया उसके पॉलिसीज हैं। तो आरबीआई के जितने भी पॉलिसीज हैं और इनका जो एक साल के अंदर जितने भी गाइडलाइंस इशू हुए हैं, उस गाइडलाइन को सरल तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, और उसको हम लोग पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिए, आप सारी पॉलिसीज को आसानी से पढ़ा देंगे। साथ ही साथ जो कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो पूछी जाती हैं ये आरबीआई में, आरबीआई से जुड़ा हुआ, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें स्पेशल तौर से पूछी जाती हैं। जैसे डायरेक्टर को लोन, जो बैंक के डायरेक्टर को लोन देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक्सपोजर की बात होती है, तो हम लोग वो ब्रीफ जब क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आपका ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया आपको, आरबीआई की पॉलिसीज। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट होगा, हमारे एक साथी से पूछ लेते हैं हम। अगला ट्रेंडिंग टॉपिक जो होगा वो क्या हो सकता है? फौजी प्रदीप जी चले गए, फौजी प्रदीप जी। और कोई चीज़ हमारे साथी किसी ने लिखा है बढ़िया कि सीआरआर अंडर सेक्शन 42 आप आरबीआई एक्ट में व्याख्या की गई है, और एसएलआर की व्याख्या जो है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की गई है। फौजी प्रदीप जी, और कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक आप चाहते हैं या आपके दिमाग में अभी आ रहा है? NRLM NULM सर, SHG। ओके, तो बहुत अच्छा हमारे फौजी प्रदीप जी ने बताया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम, मतलब जो भी सरकार की प्रायोरिटी होगी, सरकार की जो नीति नियम होंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर से बैंकों के माध्यम से समाज तक पहुंचती हैं, वो सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंडिंग हैं। चलिए, तो दूसरा हम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है एज ए बैंकर होने के नाते, वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट।
टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते रहे अभी पिछले 2-3 साल में, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक नया फिनोमिना आया, जिसमें बिना केवाईसी के खाते खोलने के दिए जाते हैं, जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। और आज तो वो सारे केवाईसी लेना होता है, केवाईसी के साथ भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, और बिना केवाईसी के भी है। तो दूसरा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारे फौजी प्रदीप जी ने तो अच्छा बताया, वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। जो हम बैंक में ऑपरेट करते हैं, स्मॉल अकाउंट किसे कहते हैं, सेविंग अकाउंट क्या है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स क्या है, करंट अकाउंट क्या है, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और ज़्यादातर ये बात देखा गया है कि अभी के सिनारियो में अगर प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनल बैंक के प्रोडक्ट्स, इंटरनल बैंक के अकाउंट्स, इंटरनल बैंक के सर्कुलर्स, इंटरनल बैंक के पॉलिसीज, इनकी जो परसेंटेज है सवालों में, वो 60% से लेके 70% हो गया अभी। पहले जनरल बैंकिंग में 60% आता था, लेकिन अभी जो है इंटरनल बैंकिंग में आता है। अब मैनेजमेंट चाहती है या आईबीपीएस चाहती है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन ले रहे हैं वो अपने बैंक के सारी पॉलिसीज को जानें। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि कंप्लायंस पार्ट जो है बिजनेस के साथ साथ कोरिलेशन बना के चले। अगर आपको पॉलिसीज का ज्ञान में कमी है तो आप कंप्लायंस कमजोर होगा, और जहां कंप्लायंस कमजोर होगा वहां रिस्क क्रिएट होता है। तो इसीलिए बिजनेस करना है, साथ ही साथ उसको कंप्लायंस करना है, उसके लिए इंटरनल पॉलिसी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये अकाउंट्स के बारे में ये दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वॉस्ट्रो, ये फॉरेन जो एनआरआई अकाउंट्स हैं, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, लोरो, ये जो अकाउंट्स हैं, ये अपने फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ जो ये अकाउंट्स के बारे में, साथ ही साथ जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी जो हैं एनआरआई हैं, उनके उनसे रिलेटेड अकाउंट है ना, और जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स, इनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको भेजता भी हूँ और आगे भेजूंगा भी, जैसे जॉइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, मिसिंग पर्सन अकाउंट क्या है, इलिटरेट अकाउंट क्या है, फिर उसके बाद जो है माइनर विद गार्जियन अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स कैसे होता है, पार्टनरशिप अकाउंट कैसे होता है, एचयूएफ कैसे होते हैं, कंपनी अकाउंट कैसे होते हैं, सोसाइटी अकाउंट्स कैसे होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अकाउंट कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अकाउंट टाइप्स में सब आपको सीखने मिलेगा, और इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। मिसिंग पर्सन से सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर इन ऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, फिर अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होता है इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एक ऐसा क्राइटेरिया है, एक ऐसा टॉपिक्स है जहां से सवाल प्रमोशन एग्जाम में आते हैं, और ये छोटी छोटी जानकारी है जिसको आप बहुत ही आसानी से, जैसे सरल तरीके से खेलते हुए आप सीख सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट जो फौजी प्रदीप जी एग्री करेंगे हमारी स्क्रीन से, है ना, माइक भी ऑन करे हुए हैं शायद फौजी प्रदीप जी, फौजी जी ये कितना इम्पोर्टेंट है बताइए, जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया। अगला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है प्रमोशन एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इनको चुनाव में इनको सीट मिलेगा ही मिलेगा, और जीतेंगे ही जीतेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे साथी टाइप कर रहे हैं, अरविंद सोनी जी, सलीम रेजा जी, और ये सभी स्कीम से एक एक सवाल प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। सवाल सरल भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, या थोड़ा से वन लाइनर भी सवाल हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, ये जो करंट में ये 3 योजनाएं जो प्रमुख हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इनसे तो एक एक सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं।
और वही सवाल जो है सभी स्किल्स में पूछे जाते हैं, 0 to 1 में भी, 1 से 2 और मैनेजर आगे में भी पूछे जाएंगे। तो आप इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की महत्ता को जान पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब ताज्जुब की बात ये होती है, ये सभी लोग का लगभग 90% जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी, इनका सही होता है। लेकिन फिर भी 10% लोगों का गलत हो जाता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में। तो ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम जो होता है पूरा पूरा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। आप इस धरती पर जब से आए हैं प्रतिस्पर्धात्मक जीवन जी रहे हैं, और ये तभी खत्म होगा जब आपकी सांसें चली जाएंगी, आप पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, तब जाके प्रतिस्पर्धा खत्म होगा। अदरवाइज प्रतिस्पर्धा रहेगा। तो जब प्रतिस्पर्धा हमारे साथ रहेगा तो क्यों ना हम उसके लिए योग्य रहें, स्किल्ड रहें, ताकि हम अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करके रखें और समसामयिक रहें, समय के अनुसार हम अपने आप को बदलते रहें। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला इम्पोर्टेंट है जिसमें प्रमोशन एग्जाम आता है वो एनपीए एंड प्रोविजंस। अब ये देखिए, एनपीए एंड प्रोविजंस, इस पूरे टॉपिक से लगभग 5 सवाल आते हैं, है ना, 5 सवाल आते हैं। तो एनपीए से ज़्यादातर मैं जैसे उदाहरण के तौर पर ही कह रहा हूँ, ऐसे तो डिटेल आपको वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो सेशंस में। लेकिन एनपीए में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डाउटफुल 3 है, उसमें प्रोविजन कितना होगा। कितना होगा फौजी प्रदीप जी? 100% सर। 100% होगा। और डाउटफुल 3 में वो कितने साल रहता है, तब 100% होगा प्रोविजन। 1 ईयर रहता है, उसके बाद 100% जब प्रोविजन तक के लिए मतलब मोर देन 3 ईयर्स इन डाउटफुल होगा, मोर देन 3 ईयर्स इन डाउटफुल, तब 100% प्रोविजन होगा। उदाहरण के तौर पर बताया एनपीए में। फिर देखिएगा, आप लोग खुद सहमत होंगे मेरी बातों से, एक सवाल पूछा जाता है स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजन कितना किया जाता है एग्रीकल्चर और एसएमई में। तो स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन किया जाता है एग्रीकल्चर और एसएमई है, फौजी प्रदीप जी याद आ रहा है कुछ आप को स्टैंडर्ड एसेट में? 0.25% है सर। 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा याद है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट में 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोविजन किया जाता है, क्योंकि बैंक में जितने भी एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड हो चाहे लॉस हो चाहे डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, सब में प्रोविजन किया जाता है। लेकिन पूछा जाता है स्टैंडर्ड का ज़्यादातर, और ये डाउटफुल का पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड में 0.25% होगा, नॉर्मली 0.40%, लेकिन एग्रीकल्चर और एसएमई में 0.25% आपका प्रोविजन होता है। फिर इसमें जो एनपीए से जुड़ा हुआ आपका जो एसएमए है, उससे जुड़ा हुआ एसएमए 1, एसएमए 2, और आपको ये एनपीए वाले में रिकवरी है, ओटीएस है, आपका सेक्शन 138 है, रिकॉल नोटिस है, एनपीए के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में, एनपीए सीसीओडी में कब होगा, आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा, एनपीए कब होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं एनपीए वाले में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक है एनपीए के लिए, जब सेशन में हम चर्चा करेंगे तो 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। तो एनपीए प्रोविजन आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है रिटेल स्कीम्स। जब भी हम इंटरनल सर्कुलर्स की बात करते हैं, आपके बैंक में जितने भी स्कीम्स हैं, रिटेल एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ट्रेंडिंग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिटेल स्कीम्स हैं इनको व्यापक प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, और यही एक्चुअल में बैंकिंग के करियर में आपका असली काम है। क्योंकि बैंकिंग करियर में आपका एक महत्वपूर्ण काम ये है कि जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पर जहाँ पर सरप्लस पैसा है आपको बैंक के आपकी शाखा में लाना है, और जहां पर डेफिशिएट पैसा है उसको देना है। मतलब जहां जरूरत है पैसा उसको देना है, जहां ज्यादा है वहां अपने सिस्टम में लाना है, उनके घर में न रहे, ये है। और इसका काम जो होता है रिटेल से होता है, क्योंकि कॉरपोरेट तो आपके पास आएंगे नहीं, बड़े लोग जो हैं दूसरी जगह से ले लेंगे। तो रिटेल सेगमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके पास, रिटेल में स्कीम्स होते हैं। तो पॉपुलर सीरीज के जो स्कीम्स की बात करें अगर रिटेल में, तो हाउसिंग लोन हो गया जो सिक्योर्ड लोन कहते हैं, पर्सनल लोन हो गया,
एजुकेशन लोन हो गया, गोल्ड लोन स्कीम्स हो गए, कार लोन स्कीम्स हो गए। तो ये पॉपुलर स्कीम्स हैं रिटेल में, जिनमें से एक सवाल, जैसे हाउसिंग लोन से एक सवाल आएगा ही आएगा, कार लोन से एक सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, आ रही हैं लगातार, एजुकेशन लोन से एक सवाल आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद गोल्ड लोन अभी प्रायोरिटी में है गवर्नमेंट की, तो गोल्ड लोन की स्कीम अगर किसी बैंक में है तो पक्का पढ़ लीजिए, गोल्ड लोन से एक सवाल जरूर आएगा। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल आते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, एग्रीकल्चर टर्म लोन हो गया, और अभी नया जो योजना नाबार्ड से लिंक्ड योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडी दी जाती है, हार्टिकल्चर, एनएलएम स्कीम्स, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसके स्कीम्स, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री को अभी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, डेयरी को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो एलाइड एक्टिविटी से जुड़ा हुआ सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके सारे स्कीम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। और जब भी हम रिटेल स्कीम्स को पढ़ते हैं तो 5 तरीके से पढ़िए, और उसको इस तरीके से पढ़ना है, डायरी में लिखते जाना है। कोई भी लोन योजनाएं आती हैं, सपोज आपके पास गोल्ड लोन की स्कीम्स आई, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, उसकी एलिजिबिलिटी को पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई हम कम से कम इतने कैरेट में ही लोन देंगे, 18 कैरेट से कम होगा तो लोन नहीं मिलेगा, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, ऑर्नामेंट में ही लोन देंगे, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद आता है 5 तरीके से आप किसी भी लोन स्कीम को पढ़िए। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा मार्जिन मनी, चौथा रिपेमेंट विद मोरेटोरियम, पांचवा सिक्योरिटी। आजकल 2 कॉलम और बढ़ा दे रहे हैं, जिसमें से एक है आपका प्रोसेसिंग चार्ज। किसी भी लोन में प्रोसेसिंग चार्ज क्या है ये भी पूछ ले रहा है, हायर स्केल में पूछ रहा है। और अगला जो है डेविएशन, अगर उस स्कीम में कोई डेविएशन है या कोई स्पेशल फीचर है उस स्कीम में तो उसको जानने की जरूरत है। अदरवाइज 5 चीजें आप पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 स्कीम्स हैं आपके बैंक में, कोई दिक्कत नहीं। स्कीम्स 40 पन्ने का होता है। ये हमारे महेंद्र सिंह जी आर्यव्रत बैंक के बोले, सर क्या ही पढ़ लेंगे, 40 पन्ने का है बताइए। तो क्या करते हैं, हमें ही भेज दीजिए, हम ही पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि हमें जो है पढ़ने की आदत है, तो हम वो 40 पन्ने को हो सकता है आपको 4 दिन लगेगा और हमको 1 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें वहां से चीज़ों को निकालने की आदत हो गई है कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है। तो 5 चीज़ों को याद रखिए, किसी भी लोन स्कीम को पढ़ना है, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा क्वांटम ऑफ फाइनेंस, तीसरा जो है मार्जिन मनी, चौथा जो है रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, पांचवा जो है आपका सिक्योरिटी, छठा जो है आपका प्रोसेसिंग चार्ज, सातवां जो है कोई साइलेंट फीचर या कोई स्पेशल डेविएशन है तो। अब इसमें एक चीज कई बार ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो डेलीगेटेड अथॉरिटी कौन है, सैंक्शनिंग पावर कौन है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है क्रेडिट पॉलिसी में, तो उसको भी हम लोग इंटरनल सेशन में पढ़ाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, जिनमें से 4 से 5 सवाल प्रमोशन एग्जाम से में आते हैं, और वो है KYC, है ना, KYC, नो योर कस्टमर गाइडलाइन, भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। जैसा कि मैंने पहले स्क्रीन में बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसीज जो है टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं प्रमोशन एग्जाम में, और ये KYC गाइडलाइन भी RBI के रिवाइज गाइडलाइन के तहत दिया गया है। अब फौजी प्रदीप जी ये बताइए, ये KYC गाइडलाइन कौन जारी करता है? KYC गाइडलाइन जो है RBI जारी करता है, अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट KYC गाइडलाइन जारी करता है। अब भारत सरकार की KYC और एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो पॉलिसीज है, गाइडलाइन है, उसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवाइज KYC के मापदंड जारी किए गए हैं, जिनके 4 पिलर हैं। वो 4 पिलर में पहला पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस पूरे जो मैंने घटक बताए, इस घटक के अलग अलग उसके डिस्क्रिप्शन है। इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क जो है, इनमें से 5 सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। KYC तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए आपके लिए। आप मान के चलिए प्रमोशन एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो भी एक KYC को अच्छे से पढ़ लीजिए।
केवाईसी की इसलिए पढ़िए क्योंकि इससे आपका रोजी रोटी बना हुआ है, आपका व्यवसाय का पहला ही एक संबंध स्टार्ट होता है, वो होता है केवाईसी से। ठीक है ना सलीम रजा जी, हैं समझ रहे हैं बात को? भाई हम व्यवसाय करने आए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पहला व्यक्ति जुड़ेगा, वो उसका संबंध होगा केवाईसी, है ना? क्या बोलते हैं फौजी प्रदीप जी, शादी करने जाते हैं तो जन्म पत्री वगैरह सब देखते हैं ना, गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो केवाईसी एक ऐसा पत्री है जिससे हम गुण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीजें लिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको व्यवसाय करते हैं। तो केवाईसी से 3 से 5 सवाल उदाहरण के तौर पर पॉपुलर सवाल पूछे जाते हैं कि अगर मीडियम रिस्क का खाता है तो उसमें री केवाईसी कितने दिनों में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जितने भी खाते हैं उनका रिस्क रिव्यू कितने दिन में होना चाहिए। हाँ फौजी प्रदीप जी, रिस्क रिव्यू कब कब किया जाता है? 2, 8, 10 सर। हैं 6 महीने पे सर। 6 महीने में करते हैं ना रिस्क रिव्यू, खाते में जाके रिस्क रिव्यू करेंगे नहीं। और रिस्क हाँ। रिव्यू कैसे किया जाता है बताइए, रिस्क रिव्यू कैसे किया जाता है? फौजी प्रदीप जी, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको कि भाई केवाईसी में रिस्क रिव्यू कैसे रिस्क किया रिव्यू 6 महीने में किया जाता है, और ये मीडियम सॉरी, अभी तो दिमाग में 3 चीजें आ रही है इसमें। जाता है? मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क के लिए 10 साल में, मीडियम रिस्क के लिए 8 साल में, हमारे और हाई फौजी, रिस्क के लिए 2 साल में किया जाता है। हाँ फौजी प्रदीप जी देखिए आपके जैसा चश्मा हमने पहन लिया, अच्छा लगा ना? चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं कि रिस्क रिव्यू किया जाता है उस कस्टमर के प्रोफाइल से। प्रोफाइल में 4 तरीके से होते हैं, एक तो होता है कि उसका बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, और अभी पिछली एक्टिविटी क्या है। अगर एक व्यक्ति है जो अभी एग्रीकल्चर खेती किसानी करता है, लो रिस्क में है, लेकिन अचानक उसको क्या है, विधायक की टिकट मिल गई और फिर उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिविटी में शामिल हो गया, तब इसका रिस्क रिव्यू क्या हो जाएगा फौजी प्रदीप जी? मीडियम में चला जाएगा सर। हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कहाँ जाता है? हाँ, हाई हाई रिस्क होता है हाई में चला जाएगा, है ना? तो सर। ये इसीलिए रिस्क हाई। रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो रिस्क रिव्यू की फ्रीक्वेंसी 6 मंथ है, ज़्यादा पॉपुलर पूछा जाता है। फिर जो री केवाईसी जो अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर लो रिस्क है तो 10 साल में, मीडियम रिस्क है तो 8 साल में, और हाई रिस्क है तो हर 2 साल में फिर से केवाईसी को वेरीफाई करना होता है, कहीं उसने एड्रेस तो नहीं बदल दिया, कहीं उसने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया, मूवमेंट तो नहीं कर गया, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो केवाईसी में देखिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। केवाईसी एक डिटेल टॉपिक है और ट्रेंडिंग है एग्जामिनेशन के लिए, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके बारे में तो कण कण की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये है भाई शानदार, है बोलिए प्रियरिटी सेक्टर महाराज की जय, है ना? तो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग भारत सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो चुनते हैं हम लोग, उस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भारत में रहने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और अपने योगदान से देश को भी आगे ले जाएं। उसके लिए उनको रोजगार देना होता है, उनके लिए उनको शिक्षा देनी होती है, उनके लिए उनको आजीविका के लिए साधन देना पड़ता है, साथ ही साथ सम्मानजनक रह पाए उसके लिए घर देना पड़ता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, और रिन्यूएबल एनर्जी देनी पड़ती है, रोशनी देनी पड़ती है, और उद्योग धंधों के बढ़ावा के लिए संसाधन देने होते हैं। खेती, सबसे ज़्यादा भारत में रहने वाले लोग खेती किसानी करते हैं, तो उनको वित्त पोषण करेंगे। इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तो आरबीआई की प्रायोरिटी है, आरबीआई की प्रायोरिटी है तो मैनेजमेंट की, इसीलिए ये एग्जाम की भी प्रायोरिटी है। अब इसमें देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट क्या होता है फौजी प्रदीप जी? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट क्या होता है? ये कमर्शियल बैंकों के लिए 40% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर हायर, और आरआरबी के लिए 75% एनबीसी और सीईओ बी विच एवर इज हायर है सर। ओके, तो वैसे ही जिस तरह से जो
टारगेट जो प्रियॉरिटी सेक्टर के लिए डिसाइड किए गए हैं, एग्जामिनेशन में भी टारगेट्स होते हैं प्रियॉरिटी सेक्टर के। आप सोचो जो भी सवाल पूछे जाते हैं, आप स्क्रीन को देख के आप फौजी प्रदीप जी अपने एग्जाम्स को बताइए, इनमें ये जितनी सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं, इनमें से कितने सवाल आए होंगे? आप तो अभी एग्जाम दे के आए हो ना पिछला 2-3 महीने में। ये जो कितने पढ़ेंगे सर? वैसे बहुत आए हैं सवाल सिक्योरिटी सेक्टर से। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इससे तो 10 सवाल आए होंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एमएसएमई में सर। तो मुद्रा भी होता है, एमएसएमई में तो सीजीटीएमएससी भी आता है, एमएसएमई में तो आपका अभी पीएम विश्वकर्मा जी भी आएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आप ये प्रियोरिटी सेक्टर के लिए है। तो प्रियोरिटी सेक्टर का जैसा टारगेट हमारे साथी ने बताया 40% ऑफ एएनबीसी, ठीक उसी तरह के टारगेट्स जो हैं एग्जामिनेशन में होते हैं। अगर 100 सवाल आते हैं तो इसमें से 25 से लेकर 40 तक सवाल जो हैं ये प्रियोरिटी सेक्टर से जुड़े हुए कहीं ना कहीं लिंकेज होते हैं। इसका मतलब ये है, आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि प्रियोरिटी सेक्टर को हमको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन उसको 2-3 बार इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि प्रियोरिटी सेक्टर अगर हम पढ़ लिए तो हमारा 25% काम हो गया, ये मान के चलिए एग्जामिनेशन में। क्योंकि इसमें वीकर सेक्शन है जिसमें सवाल आने ही आने हैं। इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम सारे प्रियोरिटी सेक्टर के आते हैं, सब्सिडी रिलेटेड सब चीज प्रियोरिटी सेक्टर से आते हैं, और साथ ही साथ जो भी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर हैं, एजुकेशन है, ये जो भी विशेष योजनाएं जो आप ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में तो आपका टारगेट 75% है, तो अचीवमेंट भी मैं देखता हूँ जब भी बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करता हूँ आपके बैंकों का, तो 90-95% अचीवमेंट होता है प्रियोरिटी सेक्टर का। नॉर्मली टारगेट दिया गया 75, लेकिन आपका अचीवमेंट होता है 90%, 95%। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्कोप है, संसाधन है, पूरा प्रियोरिटी सेक्टर में कवर होता है। तो एक क्रेडिट अगर आप 100 रुपये कहीं दे रहे हैं आपके सर्विस एरिया में, वो पूरा प्रियोरिटी के ही दायरे में आता है। तो इसीलिए प्रियोरिटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रियोरिटी सेक्टर भी पढ़ेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे। और जब हम सेशन पढ़ते हैं तो बीच बीच में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, या इसमें से जुड़े हुए सवाल आएंगे। नॉर्मली एक जब हम स्कीम्स को पढ़ते हैं या एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। कारण यही है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हम एज ए बैंकर हैं, कल हमको प्रैक्टिकल में भी काम करना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें होती हैं हमारे लिए। मेरा सेशन होता है तो कॉन्सेप्ट के साथ होगा, और अगर आपको सिर्फ सवाल ही पढ़ने होते हैं तो और भी जो आप हमारे फैकल्टीज हैं वो सिर्फ सवाल और आंसर पे चर्चा करते हैं, जो बनाए तो मैं ही रहता हूँ। बाकी उनमें से भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे सेशन में पूछ सकते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है डिजिटल बैंकिंग। अभी डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग के जो स्कीम्स हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग के जो लिमिट्स हैं, या डिजिटल बैंकिंग के जो मोड्स हैं, ये टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में से है एग्जामिनेशन के। सपोज जितने भी संसाधन हैं आपके पास डिजिटल बैंकिंग के, आपके बैंक के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होंगे। मान लीजिए कि मोबाइल ऐप होगा, इंटरनेट बैंकिंग होंगे, यूपीआई होगा, आरटीजीएस, एनईएफटी, और ये जो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, इनके सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए, इनके लिमिट्स होंगे, ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पैरामीटर ये भी होता है कि रिजर्व बैंक ने इनके लिमिट में कुछ संशोधन किया है, और आपके बैंक में जो लिमिट है, दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जैसे कोई साथी अभी बताएगा, अभी रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग का पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है फौजी प्रदीप जी? ऑफलाइन पर ट्रांजैक्शन डिजिटल बैंकिंग कर सकता है ऑफलाइन, मतलब नेट काम नहीं कर रहा है, फीचर फोन है उसके पास, तो उसका लिमिट पहले कितना रुपए था? पंकज कुमार जी बोले 5,000। पहले था एक ट्रांजैक्शन 200 रुपये, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 500 कर दिया। कितना कर दिया है? 500 कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे आईएमपीएस का है,
IMPS में पर ट्रांजेक्शन लिमिट अभी कितना है? IMPS में 5 लाख। 5 लाख है। पहले ये 2 लाख था, 5 लाख कर दिया। और पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है इसका IMPS का पर डे? पर डे भी 5 लाख ही है सर। पर डे 10 लाख है ना। एक ट्रांजेक्शन 5 लाख, पर डे 10 लाख। तो ये जो हैं आपके डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए जो जो हैं हम सब पढ़ेंगे, जिसमें कि ये आपके ATM कार्ड होते हैं, UPI के ट्रांजेक्शन लिमिट्स होते हैं। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसमें से सवाल आते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे फौजी प्रदीप जी पहले ही बोल दिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंडिंग हैं। सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स को आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा, और उन्हें मूर्त रूप में गढ़ना ही होगा, है ना। आप सोचिए कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो हैं, सरकार तो आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स तो करा ही लेती है सही कह रहा हूँ ना, है ना फौजी प्रदीप जी? कैंप लगा के कोई बिल्कुल सही मंत्री कहा। मंत्री आ जाते हैं तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करा ही लेती है। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स जो हैं आपको करना ही पड़ेगा। इनमें सबसे पहले तो 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। एक होती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र कर रहा हूँ इस स्क्रीन पर, ये लोन स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में सबसे टॉप प्रायोरिटी में आप किसे देखते हैं, जिसका एक सवाल आता ही आता है फौजी प्रदीप जी? गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में एक सवाल जो आता ही आता है टॉप प्रायोरिटी में, वो कौन सी योजना है? ये मुद्रा से आता है सर, मुद्रा है, स्वनिधि है, और हाँ, आपका PMEGP, PMEGP, एक तो PMEGP। पीएमईजीपी। तो PMEGP एक ऐसा टॉपिक है कि जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना। और क्या है उसमें? आपका मुद्रा है। और क्या है आपका? अभी PM जो विश्वकर्मा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप स्कीम्स हैं। साथ ही साथ आपके जो PM स्वनिधि योजना है, और जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, हम एक एक स्कीम्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। और आपके एनआरएलएम, एनयूएलएम, ये सब है। NCGTC से जुड़े हुए भी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, NRLM है, NULM है, DRI है, ये सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। NLM है जिसको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर एक एक योजना को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है। तो ये सारे लोन स्कीम्स हैं, इनको पढ़ना है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसको जानने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शाखा में आप अच्छे से प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ना। और एक है ना, एक योजना आपको मैं बार बार पढ़ाया था, जो PMFME बोलते हैं ना, PMFME, क्या बोलते हैं उसको? PMFME, जिसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो बोलते हैं ना फुल फॉर्म में। तो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो उसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो PFME स्कीम्स है। तो ऐसे जितने भी स्कीम्स हैं सभी के वीडियोस आपके लॉगिन सेक्शन में अवेलेबल हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन में भी करेंगे। तो ये आपको ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगला है आपका गवर्नमेंट बिजनेस। तो ये क्या होता है गवर्नमेंट बिजनेस? बैंकों को अपना जो मूल काम है, जो बैंकिंग मूल काम करने के साथ साथ बैंकों के पास एक एजेंट के तौर पर एक दायित्व होता है कि वो गवर्नमेंट का भी काम करे, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस। अब गवर्नमेंट का क्या काम है फौजी प्रदीप जी बताइए? बैंकों को अपना काम करने के साथ साथ सरकार का भी काम करना है। आप बताइए सरकार का क्या काम है जो हम करेंगे, बताइए। पेंशन स्कीम वगैरह बांटते हैं सर। यस, बहुत बढ़िया। और पेंशन सरकार का है। सरकार बोलती है कि पेंशन देना है तो बैंकों को देना है। और ये टैक्स, डीबीटी वगैरह जो भी आते हैं, पीएम किसान सम्मान हो गया, और ये जो टैक्स, वृद्धा पेंशन है,
ये सब टैक्स कलेक्शन करना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड करना है, गवर्नमेंट के स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, है ना, कॉइन बांटना है, ये सारे जो गवर्नमेंट के काम हैं और गवर्नमेंट के बिजनेस हैं उनको बैंकों के माध्यम से करने होते हैं। बैंक को अपना काम करते हुए तो उसमें एजेंट के तौर पे काम करते हैं सरकार के, उसमें क्या करते हैं, वो कमीशन देते हैं, तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ऑलरेडी वीडियो है आपके पास, तो आप उसके मदद से आप सीख जाएंगे कि ये गवर्नमेंट बिजनेस क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इंटरव्यू में बता पाएंगे, अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट है करेंट बैंकिंग अपडेट्स। ये वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये वाला हिस्सा जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर है। बैंकिंग जो है एक बदलता हुआ परिवेश है। सुबह आप घर से निकलते हैं, हमारे सलीम रजा जी बैंक जाते हैं, जब बैंक से घर आते हैं तो बैंकिंग बदल गया रहता है, कोई पॉलिसी बदल गई रहती है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कल 30 तारीख था ना सलीम जी, हैं मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ जाए तो हाँ अच्छा। हाँ सर, हाँ सर, आ रही। कल 30 तारीख है। हाँ, कल 2,000 रुपये का नोट जमा करने का आखिरी तारीख था। आखिरी देर तक था। जब तक बैंक में आप बैठे थे तब तक आखिरी तारीख था, जब घर आ गए तो आखिरी तारीख बदल गया। बताइए क्या हम्म। तारीख था आखिरी? 7 अक्टूबर सर। 7 अक्टूबर। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 के नोट को जमा करने के लिए 19 मई से लेके 30 सितंबर तक समय दिया था। हम्म। अब इस समय में 3,42,000 करोड़ के रुपए जो है 2,000 के नोट आए थे। मतलब 96% जो नोट हैं करेंसी में जमा हो गया, लेकिन केवल 4% नोट बदल गए, बच गए। बच गया। उस 4% नोट्स को समय दिया कि वो भी आ जाए करेंसी, तो उसके लिए 7 अक्टूबर 2023 तक के लिए इसको बढ़ाया है। और आरबीआई जो है समय समय पर अपना ये गाइडेंस देती रहती है और ये डेडलाइन वगैरह जो है चेंज करता रहता है। तो मेरा कहना ये है कि करंट बैंकिंग अपडेट बहुत सारे चेंजेस होते हैं। करंट अकाउंट के लिए जो भी ऑपरेशनल गाइडलाइन आया था, अब कितना बदलाव किया गया। आप देखिए जो जीएससी गवर्नमेंट के जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए जो पॉलिसीज आए थे उनमें कितना बदलाव किया गया। तो जब भी ऐसे बदलाव किए जाते हैं ना, तो उन बदलावों को पढ़ने की ज़रूरत है और निरंतर पढ़ने की ज़रूरत है। और सेशंस में जब आप लोग साथ में रहेंगे, समय देंगे, तो आपको सारे बदलाव मिल जाएंगे। अगर आप 2 साल पहले का अगर अपने ही मन से कोई वीडियो उठा के देख लेंगे तो हो सकता है उसमें बदलाव हो गया हो। लेकिन अगर मैं कोई आपको फॉरवर्ड करता हूँ कोई वीडियो लिंक, तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो मैं भेज रहा हूँ मतलब वो अभी भी एग्जिस्ट है, उसके पॉलिसीज वगैरह सही है। तो करंट बैंकिंग अपडेट्स में नए जो बैंक की स्कीम्स है, कोई ऐप लॉन्च किया गया आपके बैंक के द्वारा, या कोई अपडेटेड पॉलिसीज है, एग्रीमेंट्स अगर किए गए हैं किसी कंपनी के साथ इंश्योरेंस के लिए, पैरा बैंकिंग के लिए, बैंक का इंश्योरेंस के लिए, फिर कोई जो लोन स्कीम्स हैं, कोई पार्टनरशिप मर्जर किया गया है, या कोई नया कैंपेन चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए करंट बैंकिंग सिनेरियो में इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं बैंकिंग में जितने बदलाव हुए हैं वो तो मैं सेशन में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ बदला है। जितने सारे बदले हैं उनको मैं अलग से बता दूंगा कि 40-50 बदलाव किए गए हैं, आप नोट कर लोगे उनको तो सही हो जाएगा। तो वो इशू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ साथ पढ़ते जाना है। अगला इंपॉर्टेंट है पेनल्टीज। जब भी प्रमोशन एग्जाम में जाते हैं, कंपनसेशन, पेनल्टीज, साथ ही साथ इंसेंटिव। हम हैं रेगुलेटेड एंटिटीज। क्या है रेगुलेटेड एंटिटीज? मतलब हमको किसी के नीति नियमों के अनुसार चलना होता है, हमको कोई नियामक गतिविधियों का पालन करना पड़ता है। अगर हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं रेगुलेशन को, तो हम पेनल्टी का प्रावधान होता है। अगर नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंसेंटिव का प्रावधान होता है। तो दोनों चीजें जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादातर वो पेनल्टी के बारे में पूछा जाता है ना फौजी प्रदीप जी? हैं पेनल्टी के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आप गलतियां ना करो। अब बताइए, करेंसी चेस्ट में आरबीआई के अधिकारी गए, है ना फौजी प्रदीप जी, और उनको सीसीटीवी बंद सर मिला, कितना पेनल्टी होगा? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, बताइए कितना पेनल्टी हो जाएगा? 5,000 है क्या? रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ सर के लिए।
बढ़िया, तो रिमाइंड कर रहे हो। 5,000 है ना। और फिर सब्सिक्वेंट गलती और किए तो 10,000 है ना। अब फर्दर 10,000। 10,000 ओके। और जैसे कि मान लीजिए इनको जो है कुबेर पोर्टल में, ई कुबेर पोर्टल में 7 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है कि उनके करेंसी चेस्ट में कितना करेंसी बचा है, कितना करेंसी बचा है। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए तो क्या पेनल्टी है, कोई साथी बता पाए कितना पेनल्टी है। 50,000 सर। वाह, ये करेंसी चेस्ट में काम करते हैं लग रहा है, सत्येंद्र शर्मा जी हैं। 50,000 है, 50,000 बताइए। नहीं सर, करेंसी टेस्ट नहीं सर, आपका क्लास अटेंड किया था। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो शाम को 7 बजे अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे आरबीआई को, तो 50,000 की पेनल्टी है। और जो पेनल्टी है, शर्मा जी आप बताइए, पेनल्टी कौन देता है। जैसे पेनल्टी लगा दिया आरबीआई है ना, तो पेनल्टी आज मान लीजिए रिपोर्टिंग नहीं की, पेनल्टी लगा दिया, तो पेनल्टी आरबीआई कहाँ से लेता है। कंफर्म नहीं सर। इंडिविजुअल से लेगा जिससे गलती हुई है सर। आरबीआई का क्या होता है, बैंकों के साथ मिरर अकाउंट होते हैं, मिरर अकाउंट है। तो आरबीआई ना पेनल्टी आपको मांगती नहीं है, वो डेबिट कर लेता है मिरर अकाउंट में, है ना। जैसे वहाँ के अकाउंट डेबिट कर लेगा आपके अकाउंट से, और आप पेनल्टी डेबिट कर लेता है, फिर बाद में चिट्ठी लिख देता है कि ये पेनल्टी लगाई गई है। फिर आपका जो होता है, आप स्टाफ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, वो गलती किसने की, वो जो इररिंग ऑफिशियल है उसको, उससे वसूल होगी, क्योंकि पेनल्टी जो है बैंक नहीं देती है, इररिंग ऑफिशियल से लिया जाता है पेनल्टी। चलिए अब आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप तो एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जिससे सवाल आने ही आने हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीरीज इसमें जो सवाल आता है, इसमें एक सवाल आता है कि अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है तो बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशन होगा। हालांकि ये सरल है, लेकिन पता नहीं क्यों इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यही आता था, है ना। फौजी प्रदीप जी बताइए, अगर कोई ग्राहक आपके शाखा में डिपॉजिट अकाउंट खोलता है तो बैंकर और कस्टमर में क्या संबंध होगा। बैंकर डेटर होगा, कस्टमर क्रेडिटर होगा सर। ओके, तो यही सवाल जो है ज्यादातर प्रमोशन एग्जाम पूछा गया। और एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि आपके काउंटर में बैंक गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ तो डिपॉजिट अकाउंट में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा। गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हो गया तब क्या होगा। डेटर और जजमेंट डेटर सर। डेटर, जजमेंट डेटर। बैंक डेटर ही रहेगा, कस्टमर अब क्रेडिटर नहीं रहा, अब वो डेटर हो, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर हो गया, न्यायालय की देनदारी उसकी बन गई। तो ये पॉपुलर सीरीज का है। साथ ही साथ और जो चेक कलेक्शन वगैरह में पूछता है, चेक कलेक्शन में एजेंट प्रिंसिपल का होगा, है ना। तो ये तो आपको बैंकर कस्टमर तो रिलेशनशिप बिल्कुल जानना चाहिए, है ना फौजी प्रदीप जी। क्यों जानना चाहिए बताओ, हमको तो इन्हीं से काम है, तो रिश्ता तो बनाओ ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, रिश्ता बनाना पड़ता है ना। ए सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, कल सुबह आना, है ना। ऐसे कुछ रिश्ता बनाना पड़ता है। तो ये रिश्ते को जानना बहुत ज़रूरी है कि डिपॉजिट अकाउंट है तो क्या संबंध होगा। अगर कोई डीडी बनाने आया फौजी प्रदीप जी, डीडी बनाने के लिए आया और अभी काउंटर में पैसा दिया, तो इस काउंटर में पैसा जमा किया, उस समय उसका संबंध क्या है बैंकर कस्टमर से। प्रिंसिपल एजेंट। जब पैसा दिया, जमा किया, तो उस समय वो कस्टमर क्रेडिटर होगा और बैंक जो है डेटर होगा। जब डीडी बनाने बन रहा है तो उसमें कस्टमर जो होगा वो होगा प्रिंसिपल होगा, बैंक एजेंट होगा। जब वही डीडी पेई के पास चला जाता है, पेई जो है बैंक के पास जाता है, तब क्या संबंध होता है। कस्टमर जो होगा वो बेनिफिशियरी होगा और बैंक जो है ट्रस्टी होगा, क्योंकि आपको किसी ने भरोसा करके बोला है कि फौजी प्रदीप जी ये 50,000 रुपये दे रहा हूँ, 40,000 रुपये दे रहा हूँ, ये रखिए,
तो 40,000 रुपये आपको दिया तो आपकी देनदारी हो गई, वो लेनदार हो गया। फिर बोले कि ये 40,000 का डीडी बना दो, तो डीडी बनाने गए तो आपको आदेश दे दिया, तो आप एजेंट हो गए, वो प्रिंसिपल हो गया। आप एजेंट हो गए तो कमीशन ले लिए। फिर जब डीडी बन गया, पेई के पास चला गया, तो पेई बैंक में आया, तो अब वो आप जो है ट्रस्टी हो गए और पेई जो है वो बेनिफिशियरी हो गया। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करके पैसा दिया है कि फला आदमी को दे देना है ना सलीम रजा जी। कोई आपका एक ग्राहक आता है आपके पास और बोलता है 40,000 रुपया सलीम जी आप रखिए, और मुझे आप पर भरोसा है, आप ये पैसे का ऐसा कुछ कागज बना दीजिए और ये पैसा जो है फौजी प्रदीप जी के पास पहुंचा दीजिए बॉर्डर में, है ना। तो वो आप पर भरोसा किए, और ये भरोसा रहा कि जब भी वो फौजी प्रदीप जी मांगने आएंगे बैंक को, तो ये पैसा अतिशीघ्र तत्काल उनको दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट में पेई और बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिशियरी और ट्रस्टी का संबंध। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बैंक का रिलेशनशिप सब डिटेल में बता देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने ऐसा काम किया है फौजी प्रदीप जी, सभी बैंकों का अलग अलग टेलीग्राम चैनल बना दिया। व्हाट्सएप में क्या होता है कि मान लीजिए सलीम रजा जी ने पहले से जुड़े हैं, तो पहले से मैंने कोई वीडियो सेशन साझा किया है तो उनको तो मिल जाएगा। लेकिन अभी कल जो कोई नया साथी जुड़ा है, तो उसको जो मैं एक हफ्ता पहले वीडियो भेजा था वो नहीं मिलेगा, तो उसको फिर से भेजना पड़ता है। और मैं हूँ अकेला, मतलब ऐसे कोई बड़ा टीम नहीं है मेरे पास, तो मैं ज़्यादातर मैं जो है व्हाट्सएप में सभी का जवाब भी देने लगूँ तो मेरा टाइम चला जाता है। तो अब क्या है कि इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, बैंक वाइज टेलीग्राम चैनल। अब होगा क्या उसमें कि जो इंटरनल सेशंस होंगे प्लस जनरल बैंकिंग के सेशंस होंगे उस टेलीग्राम चैनल में डलेंगे। टेलीग्राम में फ़ायदा क्या होता है कि आपका स्टोरेज नहीं लेता, वो आपके मोबाइल का स्टोरेज नहीं लेता, जस्ट लाइक वो फेसबुक यूट्यूब जैसा है ना फौजी प्रदीप जी, बात समझ रहे हैं तो बोलिए हो। यस सर। आओ सर। हाँ फौजी प्रदीप जी, क्या होता है जैसे व्हाट्सएप में अगर हम कोई चीज़ भेजते हैं तो आपका वो स्टोरेज लेता है, आपका फुल हो जाएगा। लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है, वो चैनल है, जैसे टेलीग्राम में मैं डालता हूँ तो वो तब तक रहेगा, उसमें आपका स्पेस नहीं लेगा। आप उसका कैचे क्लियर कर दीजिए और वो टेलीग्राम चैनल में रहेगा ही रहेगा, उसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं टेलीग्राम में जाके वो कंटेंट को डिलीट कर दिए, डिलीट मत करिए। आप टेलीग्राम में सेटिंग में जाके अपना स्टोरेज का कैचे क्लियर कर लीजिए, और आपको उसको डिलीट मत करिए, वो रहेगा। जब भी आपको जब मौका मिलेगा तो आप उसको जाके फिर से देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, ताकि क्या होता है डेली नए लोग जुड़ते हैं तो उन जाके पीछे क्या क्या वीडियो हमने भेजा है उसको देख लेंगे। तो सभी साथी ज्वाइन कर लिए, किसी को कोई दिक्कत है टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रा चैट बॉक्स में लिखेंगे या पर्सनल में मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो ध्यान रहे, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आप पैसा लगाकर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा गोपनीयता बरकरार रखिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि एज ए बैंकर हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फौजी प्रदीप जी, सिक्रेसी। टू मेंटेन द सिक्रेसी, है ना, होती है ना सलीम रजा जी, यस सर। टू मेंटेन द सिक्रेसी। भाई आप ऑनेस्ट रहें, मैं खुद ऑनेस्ट हूँ, है ना। तो आप जिस उद्देश्य के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उस उद्देश्य को पहुंचाने के लिए आपके साथ हूँ, तो आप अपने तक ही रखिए। तो आप जो भी कंटेंट मैं देता हूँ तो वो कंटेंट को कहीं साझा मत करिए, आप अपना पढ़िए, मुझसे बात करिए, कहीं डाउट होता है तो, है ना। यस आपने सर। उसको क्या है कि कई जगह साझा कर देते हैं तो वो चला जाता है। इतना मेहनत कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं और उसको जो है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। तो बहुत सारे साथी बोल रहे हैं नहीं मिला है, तो पर्सनल में मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर नॉलेज। हाँ टेलीग्राम का जरूर फायदा मैं बता रहा था। हाँ फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं आपकी मेहनत सराहनीय है, बिल्कुल मैं मेहनत करने के लिए ही मैं बहुत दृढ़ संकल्प हूँ। और कुछ मिशन मोड के साथ जो बोलते हैं ना, कॉन्शियस सब कॉन्शियस और उत्साह साहस सब चीज़ मेरे को एक मिशन मोड में काम करता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ आप सभी का। तो मैं ये कह रहा था कि टेलीग्राम में आपका स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप पीछे 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 जाओगे तो आपके वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो इसमें मेरा समय बचेगा। मैंने एक बार उस वीडियो को डाल दिया तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं, आप पीछे सर्च करोगे तो जा जाओगे वहां पर। और टेलीग्राम में सबसे बड़ा फायदा सर्च बटन भी होता है। जैसे मान लीजिए फौजी प्रदीप जी, अभी आपको टेलीग्राम में मैंने जोड़ा, ठीक है, तो टेलीग्राम में जाएंगे और आप सर्च करेंगे कोई सन नाम, अगर आपको PMEGP, तो आप PMEGP से जुड़ा हुआ जो होगा वो मिल जाएगा। तो ये पहल कैसा है फौजी प्रदीप जी, अच्छा है, आपको अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा है सर, और बहुत ही काबिले तारीफ है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके साथ ही साथ मैंने इस अभी शुरुआत में एक और वेबसाइट भी डिजाइन हो रहा है अभी। तो वो जरा बहुत अच्छा वेबसाइट है, वो अभी बन रहा है, जो अभी कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में मिल जाएगा आप लोगों को। अ, अभी मोबाइल ऐप तो है ही है, प्लस वेबसाइट जो पहले था वो थोड़ा सिक्योरिटी उसमें कमी थी, डाटा वगैरह इधर उधर चले जाते थे। लेकिन अभी जो वेबसाइट है सिक्योर्ड वेबसाइट बन रहा है, जिससे कि आप को और आसानी होगा, जिसको आप टेलीविज़न में और पढ़ सकते हैं, प्लस आपके लैपटॉप कंप्यूटर में आप पढ़ सकते हैं। तो वो भी आपको एक ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन में मिल जाएगा, मतलब 6-7 तारीख तक आपको लॉन्च कर देंगे उसको। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज से जुड़ा हुआ बेसिक चीज़ें, वैसे जो मैंने IT प्रोडक्ट्स में बताया उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, या कंप्यूटर के नॉलेज से जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा जो फुल फॉर्म्स जो पूछे जाते हैं, एक एब्रीवेशन वाला पार्ट है, वो ज़्यादातर डिजिटल से जुड़ा हुआ रहता है एब्रीवेशन। कुछ कुछ बैंकों के प्रमोशन एग्जाम्स में कंप्यूटर जो लिटरेसी वाला रहता है उसमें बेस चीज़ें जो है बहुत सारी रहती हैं, उसके लिए हम लोग सेशन करते हैं, स्पेशल सेशन करते हैं, कंप्यूटर की सारी चीज़ें जानते हैं। MCQ प्रिंटेबल PDF मिल जाएंगे, अभी जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें मिल जाएंगे, अभी भी है। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप हैं उनको डाउनलोड दिया गया है, तो शायद आपको भी नहीं होगा, तो आप मुझे पर्सनल में करिएगा अरविंद जी, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, है ना, प्रिंट कर दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने तक ही उसको रखिएगा। ठीक है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो उनको PDF डाउनलोड करने के लिए भी मैं दे दूंगा, लेकिन वो लैपटॉप पे ही डाउनलोड होगा, मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जरूर, लेकिन RRB के लिए नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी से जुड़ा हुआ डीलिंग नहीं करते हैं। तो कितना अच्छा है, देखिए आप लोग जो काम करते हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये नेशनलाइज बैंकों के लिए पूछा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे डील किया जाता है, कौन से अकाउंट्स होते हैं, लिबरलाइज फॉरेन रेमिटेंस पॉलिसी क्या है, फिर उसके बाद जो है आपके प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, LCBG, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए आते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज RRB के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा तो एक सवाल नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, यही सवाल पूछा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट है आपके स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम। वाह, ये सवाल तो तालियों से अभिनंदन कर दीजिए इसका। क्यों? क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम जो है आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट जो है पहलू हैं, जिनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सवाल मैंडेटरी है, सुकन्या समृद्धि योजना एक सवाल, और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सवाल। बाकी जो न्यू पेंशन स्कीम्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र, ये किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग जो है ये पुराने हो गए हैं, पहले पूछते थे 4 साल 5 साल 6 साल पहले आते थे। अभी के जो हैं अभी 3 इस योजनाएं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हाँ जी सलीम रजा जी, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स क्या है, आप जानते हैं थोड़ा बहुत? हाँ सर, वो जिस पेंशनर्स जो वॉलंटरी पेंशनर्स भी है, और मोर देन 70 ईयर्स, इनको जो फैसिलिटी दिया जाता है इस अकाउंट के द्वारा। जो भी रिटायर्ड होते हैं वो उनको क्या है, बड़ा पैसा मिलता है। ठीक है हाँ, सलीम जी, जैसे अभी हमारे फौजी प्रदीप जी देखो हैं, रिटायर होते हैं तो इनको बड़ा पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा मिलेगा इसको सरकार चाहती है कि इसको फिक्स रखे, फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखे। तो सरकार ने एक स्कीम्स निकाला, सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें ये पैसा 30 इन्वेस्ट lakhs करते मैक्सिमम। हैं, और इसमें
अच्छा रिटर्न ले सकते हैं सरकार का। एक तो सिक्योर्ड होता है, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, रिटर्न मिलेगा, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देते हैं। तो ये योजना सीनियर सिटीजन स्कीम, इसकी लिमिट क्या है अभी, मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं सीनियर सिटीजन में? तो 30 लाख मिनिमम जो है तो मिनिमम 1,000, 10,000 मिनिमम 1,000, मतलब 1,000। हाँ, मैक्सिमम जो है 30 lakhs। तो हाँ ये योजनाएं हम सारा पढ़ेंगे, बट ऐसी आज बोलचाल की भाषा में आज हम हाँ बात कर रहे हैं। वैसे एक एक योजनाएं आप पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो नेशनल सेविंग स्कीम्स तो सवाल नहीं पूछता उसके बारे में, लेकिन सीनियर सिटीजन, सुकन्या और पब्लिक प्रोविडेंट, ये तीन जो हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इनके बारे में सवाल जरूर पूछता है, और इनमें बदलाव हुए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ये बताइए सलीम रजा जी, कितने बार जमा कर सकता है साल भर में? एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एनी नंबर टाइम। वाह, आप तो एकदम खाता खोल के आयो लग रहा है कल, हैं? मैं सर आपसे से इधर से तो सुना सर। अच्छा, इधर से भी सुना। देखिए, हमारे सलीम रजा जी मैं फ़ोन किए थे, बोले सर मैं ना रात को जब आपका सेशन आता है तो बस मैसेज स्क्रीन करके मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाता हूँ, तो देखते देखते सुनते सुनते सीख जाते हैं। आप अपना एक स्किल को देख लीजिए, आपके पास एक बेहतर स्किल है। हम जो भी ज़्यादातर सीखते हैं सुन के सीखते हैं। बचपन में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था, 5 साल तक कैसे सीखे हैं? मम्मी बोलो, पापा बोलो, इधर बोलो, चाचा बोलो, काका बोलो, बिल्ली उधर जाती है, इधर जाती है, वो इमली के पेड़ के नीचे भूत रहता है, सब चीज तो सुन के सीखे हैं, है ना फौजी प्रदीप जी? बालक थे तब तक सुन के सीखे हैं, अभी बड़े हो गए इसलिए सीखते नहीं। अभी भी बालक बन जाओ, सब सीख जाओगे। ये सर समझ में आए तो बोलिए अहो, यहाँ है ना? आहो। बालक बने रहिए, सुनते रहिए, सब सीख जाएंगे। सुनना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना उससे भी बड़ी कला है। चलिए, अगला है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, इंटरनल सर्कुलर। ये है भाई कमाल का चीज। अभी सबसे ज्यादा जो है इंटरनल सर्कुलर पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और इंटरनल सर्कुलर जो है हमें कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग इंटरनल सर्कुलर कम पढ़ते हैं, समय कम मिल पाता है। अगर हम अपने 12 महीने को देखें तो इंटरनल सर्कुलर, एक सर्कुलर को लेके जाएंगे और 1 महीना पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अभी जो प्रमोशन एग्जाम्स के ट्रेंड्स आ रहे हैं, इनमें इंटरनल जो सर्कुलर्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। उनमें पहला इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस फिगर। अभी जो पूछे जाएंगे, जो भी प्रमोशन एग्जाम हो उसमें बिजनेस फिगर पूछे जाएंगे मार्च 2023 के। तो मार्च 2023 के बिजनेस फिगर पूछे जाते हैं, मतलब जो व्यक्ति, जो कर्मचारी, अधिकारी प्रमोशन लेने आ रहा है अपने बैंक को कितना जानता है, कितना जानता है। तो आपको अगर इंटरव्यू में मौका मिले तो आपको बताने लायक हो जाना चाहिए। क्या बताने लायक हो जाना चाहिए? कि आपके बैंक का बिजनेस कितना है। तो आप सोचिए कि जब आपको बिजनेस फिगर के लिए बात करी जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि आप अपने बैंक को कितना जानते हो ये बताने के लिए। सपोज उदाहरण के तौर पर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपके बैंक का बिजनेस कितना है, तो आपको बताने लायक होना चाहिए। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की अगर हम बात कर लें तो आप बोलिएगा कि हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का एक प्रधान कार्यालय, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 जो जिलों में काम करते हुए 1031 शाखाओं के माध्यम से 3340 सुनहरा सपना सुनहरा केंद्र के माध्यम से 3180 कर्मचारी मिलकर जो है हम लोग कितने का बिजनेस कर रहे हैं? 30,026 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। पिछले साल महोदय 9.37% की ग्रोथ किए हैं। 30,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 17,850 करोड़ डिपॉजिट है, जिसमें 4.80% का वृद्धि है, और 12,175 करोड़ का एडवांसेस है। एनपीए, ग्रॉस एनपीए 17.65% है। नेट एनपीए जो है 8.53% है। हम बैंक का जो एनुअल क्रेडिट प्लान का अचीवमेंट है वो 92.35% है। बैंक का जो सीडी रेशियो है वो 68.20% है। बैंक का जो कासा परसेंटेज है वो 71% है। बैंक का पर ब्रांच बिजनेस जो है 29.12 करोड़ है, मतलब 30 करोड़ के आसपास है।
बैंक का पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 9.44 करोड़ है, 10 करोड़ के आसपास है। बैंक का प्रॉफिट जो है वो 32.36 करोड़ है। बैंक का CRAR 9.21% है। और बैंक का जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है 56% है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस फिगर में इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बैंक का कैपिटल भी पूछा जाता है। अभी एक चीज़ और बैंक का पूछा जाता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैंक का कितना है। तो फौजी प्रदीप जी बताइए कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, अभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। जैसे बैंक गारंटी वगैरह है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह है, और इसे बैलेंस शीट के फुटनोट में दर्शाया जाता है। बहुत बढ़िया। बैंकों द्वारा फंड बेस्ड लोन दिया जाता है और एक नॉन फंड बेस्ड लोन दिया जाता है। फंड बेस्ड लोन का मतलब क्या होता है, जिसमें हितग्राही को, बारोवर को पैसा दे दिया जाता है ना, उसको फंड बेस्ड कहते हैं। और नॉन फंड बेस्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें हितग्राही को, बेनिफिशरीज को, बारोवर को पैसा नहीं दिया जाता है, वादे दिए जाते हैं, वादे। ये वादे वो इरादे, वो साथी वो सब कुछ भुला दिया, है ना, क्या बोलते हैं ना, तो वो बारोवर सब कुछ भुला देता है। ठीक है। तो आप क्या है, वादे देता है, वादा ये देता है कि आप उनके साथ व्यापार कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए और इन शर्तों पर व्यापार करिए। अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो बैंक पैसा देगा। किसको बोल रहा है, किसको एश्योर कर रहा है, सेलर को। सेलर को बैंक, और बैंक किसका है, परचेसर का। तो जब भी हम नॉन फंड बेस्ड लोन करते हैं तो वहां पर कोई सौदा होता है, कोई व्यापार होता है। तो व्यापार क्या होगा, जो भी खरीदने वाला है, परचेजर है, परचेजर का बैंक ये वादा देगा सेलर को कि सेलर महोदय, मेरे ग्राहक को आप सामान दे दीजिए। सामान वहां से पहुंच के दिल्ली से या जहां भी विशाखापट्टनम से वहां पर पोत में आएगा और यहाँ पर सामान पहुंच जाएगा। सामान को देखते ही अगर हमारा ग्राहक पैसा दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो बैंक पैसा आपको दे देगी, आप निश्चिंत हैं, सामान भेज दीजिए। ये जो वादा हुआ इसको बोलते हैं गारंटी। तो ये इसमें पैसा तो दिया नहीं, तो इसीलिए फौजी प्रदीप जी ने कहा कि ये आकस्मिक देता है, ये पैदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए सामान पहुंच गया, फौजी प्रदीप जी के आंगन में मशीन आ गई, फौजी प्रदीप जी ने ये चेक काटा और 1 करोड़ रुपए उनको दे दिया, तो बात खत्म। अभी हमारा कमीशन आ गया, हम पहले ही ले लिए कमीशन, और वो सेलर को पैसा मिल गया, तो कोई दिक्कत, फौजी प्रदीप जी बढ़िया हो गया काम, है ना। सर अब अगर मान लीजिए सामान पहुंच गया फौजी प्रदीप जी के पास, और फौजी प्रदीप जी ने नानुकुर किया, सही सी जैसा कंडीशन था पहुंच गया, नहीं दिया, तो सेलर को दिक्कत नहीं, सेलर बैंक के पास जाएगा, भैया देखो आपका पार्टी पैसा नहीं दे रहा है, आप ये पेपर सारा रख लीजिए, ये सब शिपिंग सारा चीजें हैं, आप मुझे पैसा दीजिए। तो हम फिर बैंक गारंटी से पैसा देते हैं। बैंक गारंटी से जब पैसा देंगे सेलर को, तो उस जो हमारा कस्टमर है उसके अगेंस्ट लोन खड़ा हो जाएगा 1 करोड़ का। फिर जब हम सैंक्शन ही किए हैं, वो काबिलियत देख के ही तो सैंक्शन किए हैं, उसकी फिजिबिलिटी देख के सैंक्शन किए हैं, तो पैसा दे देंगे, फिर बाद में इससे वसूली करेंगे ना, जैसा कि आप लोग करते हैं। हमारे फौजी प्रदीप जी है ना, शनिवार रविवार को आज भी गए होंगे, सो झाड़ू लगाने गए थे आज, है ना, और ये वसूली भी किए होंगे। चलिए, तो ये बिजनेस फिगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। दोनों अलग अलग चीजें। देखिए, इंस्पेक्शन अनेक तरह से होते हैं, RM साहब इंस्पेक्शन करते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन होते हैं, स्नैप ऑडिट होता है, और विजिलेंस इंस्पेक्शंस होते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट के इंस्पेक्शंस होते हैं, स्टेटसी ऑडिट के इंस्पेक्शंस होते हैं। इंटरनल ऑडिट एक अलग होता है, इंटरनल ऑडिट जो रेगुलर बेसिस पे होता है, इसको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते हैं और राफिया ऑडिट भी कहते हैं। फौजी प्रदीप जी, आपके बैंक में कौन सा ऑडिट चलता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट चलता है कि राफिया ऑडिट? राफिया चलता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ओके। एक रिस्क फोकस इंटरनल ऑडिट होता है, एक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन अलग अलग बैंकों में ये आता है। ज़्यादातर बैंकों में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर HR पॉलिसी। HR पॉलिसी में अभी जो है पिछले 2 साल से सवाल आ रहे हैं। HR पॉलिसी में क्या सवाल आ सकते हैं, जैसे लीव से जुड़ा हुआ सवाल आता है ना, कि मैटरनिटी लीव कितने दिन का होगा,
सबेटिकल लीव कितने दिनों का होगा, जो टेम्परेरी ट्रांसफर कितने दिनों का होता है, 25 साल पूरा, मैंडेटरी लीव। हाँ मैंडेटरी लीव कितने दिनों का होता है। ज़्यादातर ये भी यही पूछ रहा है, मैंडेटरी लीव 10 दिन का होता है ना एक स्लॉट में। आप बैंक जाते हो, बैंक में फौजी प्रदीप जी गए और उनका कोड ही काम नहीं कर रहा है। फौजी प्रदीप जी तो कीबोर्ड तोड़ दिया है, चल कीबोर्ड क्या ही हो गया है, इनको एक दो जगह पता लगा है, उनका कोड ही लॉगिन नहीं हो रहा है ना। फिर बाद में पता चला इनका इनका लॉक कर दिया गया है कोड, अब ये छुट्टी पर भेज दिए गए हैं, है ना। तो आजकल पॉपअप आता है, जैसे आप लॉगिन में जाते हो तो आपका लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है और योर एडवाइस फॉर द मैंडेटरी लीव ऐसा करके आ रहा है। जैसे आपके साथी जाते हैं लॉगिन करते हैं सीबीएस में तो वैसा मैसेज आता है, तो वो समझ लो कि आप वो मैंडेटरी लीव में गए, बढ़िया सा एकदम वो मछली पकड़ने वाली मशीन लेके जाइए और बढ़िया तालाब किनारे मछली पकड़िए और 6-7 दिन बाद आइए या 10 दिन बाद आइए। तो एचआर पॉलिसी से जुड़े हुए सवाल आते हैं, जैसे 25 साल में क्या मिलता है, रिटायरमेंट के समय कितना मोमेंटो दिया जा सकता है। फिर एचआर पॉलिसी के अंदर अंदर जो स्टाफ वेलफेयर के लोन्स होते हैं, जो स्टाफ हाउसिंग लोन होते हैं, स्टाफ व्हीकल लोन होते हैं, स्टाफ का ओडी लोन होता है, इसकी लिमिट, ये सारी एचआर पॉलिसी होता है। और ज़्यादातर जो मैं चीज़ों का जिक्र किया हूँ एचआर पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग बैंकों का, सबका बैंक का अलग अलग होता है। फिर अभी जो एचआर पॉलिसी में एक सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आईसीयू वगैरह में जो खर्चा होता है पर बेड का कितना होता है। फिर एचआर से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना होता है फौजी प्रदीप जी आपके बैंक का। एक ऑफिसर है उसको कितना कवरेज मिलता है हेल्थ अभी इंश्योरेंस। तो नहीं क्लियर याद आ रहा है सब। ओके कोई बात नहीं, तो ये जब पॉलिसीज हम पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये एचआर पॉलिसी में आता है। फिर आता है एक बड़ा पॉलिसी होता है, वो क्रेडिट पॉलिसी होता है। क्रेडिट पॉलिसी अगर सरल तरीके से पढ़ेंगे तो 2-3 दिन लग जाते हैं क्रेडिट पॉलिसी पढ़ने के, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। एक दिन तो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट और उनके थ्रेशोल्ड लिमिट को जानने में लग जाएगा। सीआईसी रिपोर्टिंग, क्रेडिट पॉलिसी, लेंडिंग पावर्स और क्रेडिट पॉलिसी के डेविएशन, क्रेडिट पॉलिसी के रेशियो एनालिसिस की कितना कितना रेशियो होने पर ही सैंक्शन होगा। फिर एक्सपोजर लिमिट्स, फिर क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आपके लिमिट निर्धारण की पद्धति। तो ये इसमें थोड़ा समय लगता है क्रेडिट पॉलिसी में, लेकिन इसको भी आसानी से हम पढ़ेंगे। और एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, अभी एक्सपेंडिचर पॉलिसी सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर, जिसको नॉन लैंडिंग पावर कहते हैं। और इंश्योरेंस से जुड़े हुए भी सवाल आते हैं कि आपके स्टेशनरी का इंश्योरेंस कितना होता है ना। और अभी एक इंटरनल सर्कुलर में और एक टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं, वो है रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन मेंटेनेंस, मतलब कोई भी रिकॉर्ड कितने दिन में रखना है। बैंक टू बैंक जो रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड पॉलिसी जो है जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीआई का अगर देखेंगे केवाईसी एमएल गाइडलाइन के तहत तो वो है 5 साल, लेकिन बैंक टू बैंक अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक का होगा कि कोई भी पीएनडीएल के वाउचर हैं उनको कितने दिन में रखना है, अगर किसी को रेंट पे किए हैं तो वो कितने दिन रखना है, तो वो 8 साल रखना है। तो आपके बैंक के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी है। तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी जो है हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इंटरनल सर्कुलर में जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, रिकवरी पॉलिसी है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स हैं, जिससे रिकवरी का सबसे और पॉपुलर इम्पोर्टेंट जो है वो कंप्लेंट रिडक्शन मैकेनिज्म है। इसमें से तो एक सवाल आता ही आता है ना फौजी प्रदीप जी, कि आपके शाखा में जो कोई शिकायत मिली तो कितने दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। आरओ में शिकायत आती है तो कितने दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये कंप्लेंट रिडक्शन मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड इश्यूज हैं, कस्टमर कमेटी की बैठक है, ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल सर्कुलर का बैंक टू बैंक इंडिविजुअल बैंक का हम पढ़ेंगे। कस्टमर सर्विसेज में एक बात आता है डिस्पोजल ऑफ लोन अकाउंट, लोन केसेस हैं कि कौन सा लोन कब डिस्पोजल करना है ना। और अगर कोई कस्टमर सर्विस में आपने बताया है और उस समय में नहीं किया है तो आपको क्या कंपनसेशन देना है। सपोज मान लीजिए आप कोई चेक लिए हैं किसी से, 14 दिन में जमा हो जाना चाहिए, नहीं है तो क्या कंपनसेशन है।
ये सारी जो है कस्टमर सर्विसेज से आते हैं। डिजिटल जो अभी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें लिमिटेड लायबिलिटी, ये कस्टमर सर्विसेज इश्यूज में आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आते हैं इंटरनल सर्कुलर का बैंक इंडिविजुअल जो होगा वो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और एसेट प्रोडक्ट। तो सलीम जी ये बताइए जरा, ये लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है, एसेट प्रोडक्ट क्या होता है, लाइबिलिटी में क्या प्रोडक्ट होता है बैंक का? तो फौजी जी आप बताइए। सर जो भी डिपॉजिट के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ सावधि सम्मान योजना है, धनवर्षा योजना है, ये सब जो जमा करने की एफडी की विभिन्न स्कीम है या आरडी की स्कीम, ये सब लाइबिलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। और और देखिए तो असेट प्रोडक्ट की बात करें सारे प्रोडक्ट पढ़ाए थे और उनमें से एक एक सवाल आ गया था, है ना आपके? सर, हाँ, और और एसेट प्रोडक्ट? असेट प्रोडक्ट में लोन वगैरह जो देते हैं। बहुत बढ़िया। एसेट में लोन्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो लाइबिलिटी सर, प्रोडक्ट और एसेट प्रोडक्ट। तो ज़्यादातर जो आपकी नई अच्छी स्कीम है या कोई स्पेशल स्कीम है, जैसे ये अभी बताए कि सावधि सम्मान योजना या धन वर्षा योजना है, कौन सी योजना का नाम क्या बोले, धन वर्षा योजना? धनवर्षा योजना है सर। धन वर्षा फोर योजना, 44 डेज का है, इसमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। बढ़िया। तो ये योजनाएं जो होती हैं आपके बैंक की लॉन्च होती हैं, उनको पढ़ने की जरूरत होती है, पढ़ेंगे। तो एसेट प्रोडक्ट ऐसी लोन प्रोडक्ट है, लाइबिलिटी प्रोडक्ट जो है जमा से रिलेटेड योजनाएं हैं। अब आता है आपका मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है आपके मोबाइल ऐप में। मोबाइल ऐप में 900 से ज़्यादा, मैं तो देख रहा था 1036 हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बातचीत का होगा तो उसको हटा दो, 100 150 जो है बातचीत के होंगे। कई बार हम फौजी प्रदीप जी से भी बात करते हैं, है ना, कई बार सलीम रजा जी से भी बात करते हैं। तो ये बातचीत का वीडियो छोड़ के बाकी 900 से ऊपर वीडियोस हैं। जनरल बैंकिंग के सारे वीडियो चप्पे चप्पे का वीडियो हैं, और मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं। जैसे फौजी प्रदीप जी कभी कभी टाइप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एहसास होता है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा और उसमें से कोई चीज़ सीख पाए, उसके बाद ही तो दो शब्द लिखने आपको मन किया। तो मैं ये कह सकता हूँ आत्मविश्वास के साथ कि जनरल बैंकिंग के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, सबके फोकस्ड और बिल्कुल ही फोकस्ड वीडियो जो हैं आपके वीडियो सेशन अवेलेबल हैं, वो भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अवेलेबल हैं। आप एग्री करते हैं फौजी प्रदीप जी? बिल्कुल सही है, 100% सही है सर। अब बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, और खास करके छोटे वाले वीडियो जो है इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल है सर। ओके, जैसे एनपीए का है, एक बार देख लिए आपका एकदम मजा ही आ जाएगा एनपीए का, है ना। ठीक उसी तरह से सारे टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं, जितनी भी चीज़ें चर्चा किए हैं। अभी जो हम लोग का ज़्यादातर पढ़ेंगे वो इंटरनल सर्कुलर्स पढ़ेंगे, इंटरनल जो हैं टॉपिक्स पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इन बिटवीन आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, जनरल बैंकिंग, इंटरनल बैंकिंग। लाइव सेशन में इंटरनल बैंकिंग पढ़ेंगे। तो अभी जैसे 3 बैंकों के एग्जामिनेशन अभी हमारे एकदम आने वाले हैं। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, आर्यव्रत बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो इनको हम इंटरनल एक एक दिन में 2 2 3 3 सेशन होंगे, जिनमें से एक सेशन आपके इंटरनल होंगे, और आपको उसके नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में मिल जाएंगे या पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे। तो लाइव सेशंस वो मिलेंगे। पहले तो वीडियोस आपके मोबाइल ऐप में होंगे, लाइव सेशंस की नोटिफिकेशन लाइव में ही मिलता है। पहले मैं नहीं देता हूँ क्योंकि हो सकता है चेंजेस हो जाए कुछ चीज़ें, इसलिए मैं टाइम पर ही देता हूँ। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे अलर्ट रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, तो आप उसको ईयरफोन ले लीजिए। ईयरफोन लेने से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अभी मान लीजिए फौजी प्रदीप जी को कहीं जाना ही पड़ गया, रेलवे स्टेशन जाना पड़ गया और टाइम है उस समय सेशन का, तो ईयरफोन लगाए सुन लिए, बाकी सुनते रहे, है ना, अपना काम भी चलता रहा। तो ये एक सुविधा है। अच्छा, पीडीएफ नोट्स क्या होता है? जब भी कोई वीडियो देख लेते हैं उसके बाद पीडीएफ नोट्स देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ नोट्स देखने से क्या होगा, आपका जो उस कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने की, उसको आपकी जो पद्धति है वो स्किल्स में बढ़ोतरी होती है और आपका पुख्ता होता है। फिर आता है मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट लगभग 12,000 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में आपको इंटरनल सेशंस कम मिलेंगे, इंटरनल के मॉक टेस्ट नहीं बने हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछले जो हमारे सेशंस हैं इसमें फौजी प्रदीप जी जानते होंगे कि जब भी हम इंटरनल पढ़ाते हैं तो या कोई पॉलिसी पढ़ाते हैं तो उसके पीछे पीछे हम एमसीक्यू भी लगा देते हैं, है ना। एक टॉपिक पढ़ाए उसके पीछे एमसीक्यू 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू बना देते हैं, और या एग्जामिनेशन के आसपास फिर मैं एक पर्टिकुलर 40-50 क्वेश्चन का एमसीक्यू देता हूँ इंटरनल में। तो मॉक टेस्ट में जो 12,000 क्वेश्चन होंगे, 12,000 क्वेश्चन में लगभग 10,000 तो जनरल बैंकिंग के होंगे, 2,000 कुछ उसमें से हिंदी के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के भी होंगे, और कुछ कुछ बैंकों के इंटरनल भी होंगे, जैसे सेंट्रल बैंक के होंगे, कैनरा बैंक के, पीएनबी के, इनके इंटरनल भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी इंटरनल जो है क्वेश्चन इसमें हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा वो है रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन के फोल्डर में आपको 3,000 रिकॉल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 3,000 से ज़्यादा होंगे। मैं अगर अभी देख पा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कितने होंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन को 2 साल का रिकॉल क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, किसी भी बैंक का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ौदा यूपी बैंक का देखना है, किसी भी बैंक का अगर रिकॉल क्वेश्चन आप देख लोगे तो होता यह है कि वही हूबहू ऐसा शब्द सह आ जाता है ना। फौजी प्रदीप जी क्या कहना है आपको, सहमत हैं आप? बिल्कुल सही बात सर। रिकॉल क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए, मैं तब तक चेक करता हूँ कि रिकॉल क्वेश्चन क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। रिकॉल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिकॉल क्वेश्चन से लगभग 80% तो हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं सर। उससे हमारा समय भी बचत होता है। जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो हार्डली 12 से 15 मिनट में हमारा पूरा 60 क्वेश्चन हो गया था। तो हम तो हिंदी पर फोकस कर पाए और अच्छा और अच्छे से कर पाए थे। रिकॉल क्वेश्चन में अभी आपका 160 × 30 रिकॉल क्वेश्चन, जैसे कि फौजी प्रदीप जी ने बताए कि रिकॉल क्वेश्चन आपका पूरा टाइम बचा लेता है, साथ ही साथ आपको वो टॉपिक जो है लगभग 4,500 क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन में आपके मोबाइल ऐप में, है ना। अभी मैं आपको मोबाइल ऐप में पढ़ना भी सिखा दूंगा कैसे पढ़ेंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन आपके लॉगिन सेक्शन में 4,800 लगभग रिकॉल क्वेश्चन है। आप सोचिए अगर मान लीजिए हम सिर्फ 2 साल का ही लें, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन 2019, 20, 21, 22, 23, 23 तक है, 19 के बाद से आपका अवेलेबल है रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन होता है कि जो भी साथी एग्जाम देने जाते हैं वो आने के बाद टूटी फूटी भाषा में सवाल भेजते हैं, फिर उन सवालों को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और आप लोग से डिस्कस करते हैं। तो मेरी आदत ये रहती है कि आज एग्जामिनेशन हुआ, आज ही मैंने को रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं ताज़ा ताज़ा सबको याद रहता है, तो स्क्रीन पर लेके साथियों से डिस्कस करते करते सवाल ले लेता हूँ। रिकॉल क्वेश्चन से ये फायदा होता है, जैसे नॉमिनेशन से एक रिकॉल क्वेश्चन बार बार आता है कि नॉमिनेशन में जो DA2 है वो क्या फॉर्म होता है, DA2, है ना। तो आप सोचो वो आ रहा है, अगर उसको आप याद कर लिए तो वही आपको आता है। नॉमिनेशन कैंसिल करने का जो फॉर्म है वो DA2, है ना। तो इस तरह से आपको रिकॉल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। 40% तैयारी आपको रिकॉल क्वेश्चन से हो जाएगा अगर आपने पिछले 2 साल का सवाल देख लिया तो, क्योंकि एक सवाल से आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। साथ ही साथ उससे ये भी आइडिया मिलता है, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक से आता है सवाल। तो ये अवेलेबल है आपके उसमें। और ये वाह लगे रहो, हर एक नागरिक का हो यही सपना, स्वच्छ हो भारत अपना, एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। तो सशक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो आज स्वच्छता अभियान था, और स्वच्छ भारत के इस अभियान में थोड़ा श्रमदान हम लोग ने भी किया। बैंक के बाहर जो जगह थी जहाँ पर कस्टमरों की गाड़ी खड़ी होती थी, होती है, और कुछ लोग आते हैं, उस जगह को साफ किया गया, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो एक चित्र आप देख सकते हैं जो सुबह मैं आपको भेजा था। तो हर एक्टिविटी में भाग लीजिए और चीज़ें सीखते रहिए। अभी किसी के मन में कोई सवाल होगा तो ज़रूर लेंगे, बट इतने टॉपिक्स हैं। मैं अभी एक चीज़ और आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप ये सपना तो जरूर पूरा करिए। आप क्या करिए, जब ऑफिस में जाते हैं तो अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसको साफ सुथरा कर लीजिए।
अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपना पैसा खर्चा करके ले आइए, अगर बैंक में बिल वगैरह पास नहीं हो रहा है तो। लेकिन अपना जगह एकदम टिप टॉप होना चाहिए, है ना फौजी प्रदीप जी? क्यों बताओ, उस जगह में आप सबसे ज़्यादा समय गुजारते हो। आपके पास 24 घंटे है दिन में, उसमें से 12 घंटा तो आप उस जगह में गुजारते हो। वो जगह साफ सुथरा और सिस्टमेटिक होता है। भले अपना पैसा लग जाए, लेकिन आपको एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देगा। कस्टमर आएगा, अच्छा लगेगा, आपका सब काम अच्छा होगा। तो हर नागरिक का हो यही सपना, स्वच्छ हो पूरा भारत अपना, और सफलता पाने का पूरा हो आपका सपना। तो ये बोल रहे हैं सर, टाइमिंग क्या होगी? 8:30 से 9:30 जरूर होगी। एक्चुअल में नॉर्मली क्या है, मैंने आज आपको एक इंडक्शन टाइप का सेशन दिया है। नॉर्मली फौजी प्रदीप जी काफी समय से जुड़े हुए हैं, फौजी प्रदीप जी बताएंगे सेशन हमारे कैसे होते हैं। फौजी प्रदीप जी, सेशन कैसे होते हैं आप बताइए जरा, कितने बजे से शुरू होता है हमारा सेशन आपकी? सेशन जनरली 6:30 7 बजे 7:30 बजे शुरू हो जाते हैं और रात को 12 बजे तक भी चलते रहते हैं। सर जिस दिन आए ये लेट नाइट ही समय देते हैं और हम लोग जुड़े रहते हैं। एक जब क्लास से जुड़ेंगे हम लोग तो हमें खुद ही आदत बन जाती है कि 11 12 बजे तक आप ऑटोमेटिक उस रूट में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। और अच्छा खासा तैयारी सर करवा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली जब एक मोमेंटम आएगा ना, तो 7:30 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और 7:30 बजे की क्लास हम ऐसे फैकल्टी को देते हैं जो एकदम भी, एकदम समझ लो कि पंक्चुअल हैं। वो 7:30 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं, चाहे 2 स्टूडेंट जुड़े हों या 2 पार्टिसिपेंट जुड़े हों या 2 साथी जुड़े हों, 3 साथी, वो शुरू कर देते हैं। तो 7:30 बजे हमारा स्टार्ट जो है हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आज मैंने आप लोग का अभी प्रमोशन एग्जाम्स बहुत सारे अनाउंस हुए हैं, तो आप लोग को जागृत करने के लिए, आश्वासित करने के लिए, उत्साह देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैं ये एक स्ट्रेटजिक सेशन लाया। इन बिटवीन तैयारी चल रही है आपके इंटरनल। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, पॉलिसीज जो नए आए हैं वो दे दीजिए, क्योंकि पॉलिसी आप पर्सनल में मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चालू कर देंगे। और पॉलिसी वो दीजिएगा जिन पे इतना हमने डिस्कस किया है यहाँ पर स्क्रीन में से, और ये पीडीएफ भी आपको अभी अपलोड हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7:30 बजे एक सेशन होगा, 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, और फिर मैं ज़्यादातर मेरा जो सेशन होता है 10 बजे या 10:30 बजे होता है, क्योंकि मैं भी आपके ही भाई हूँ। तो आप जैसे आते हो बैंक से, तो हो सकता है सबसे आखिरी में मैं ही आता हूँगा, है ना? तो मेरा लेट नाइट सेशन होता है। थोड़ा जगने की कोशिश करिए, खुद रात भर जागने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मज़ा आ जाए। अगर आपको अपने सफलता पाने से मोहब्बत हो जाए, आपकी मंजिल से मोहब्बत हो जाए, तो जब आप हमें किसी चीज़ को पाने से मोहब्बत हो जाती है तो क्या थकावट, क्या क्या सब तो ऐसे ही है। देखो सलीम रजा जी बोले, सर हम तो इतना बंडल नोट गिन के आए हैं, लेकिन फिर रात को आ जाते हैं। तो इसी तरह सेशन रहेगा। लेकिन सेशन की इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए किसी दिन 2 सेशन होंगे तो भी इन्फॉर्मेशन होगा। ज़्यादातर हम छुट्टी के दिन सेशन नहीं करते, लेकिन छुट्टी के दिन मैं समय मिलते ही मैं आप लोगों से जुड़ जाता हूँ, सडन मैसेज देके। कोई चीज़ नई जानकारी है तो दिन में भी जुड़ जाता हूँ या रात को भी जुड़ जाता हूँ। जैसे आज किसी फैकल्टी को हमने सेशन नहीं दिया, कल किसी फैकल्टी को मैं सेशन दूंगा, और मैं भी आपसे जुड़ सकता हूँ। सडनली आपके पास लिंक आएगा, आप अलर्ट रहेंगे। अगर नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, अगर कहीं इंगेज्ड हैं नहीं जुड़ पाए तो बाद में वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो सेशन अभी ये हो रहा है ये रिकॉर्डिंग होगा, थोड़ी देर में आपको लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा। बस आप अपना सम्मान करिए, अपने जो हमारा ये जो साथ है, जिनमें हमने एक सपना देखा है कि सफलता का, इसमें दोनों का सम्मान कीजिए, और एक सिक्रेसी मेंटेन करिए। और जो ऑलरेडी आप लोग हमारे साथ एक अच्छे मतलब संकल्प के साथ जुड़े हैं और एक आशा के साथ जुड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ भी लगे व्हाट्सएप में लिखिएगा, मैं वो वीडियो भेज दूंगा। कई बार वीडियो ज़्यादा होने की वजह से आपको नहीं सर्च हो पाता है, तो आप भेज दीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको पढ़ना कैसे है मोबाइल ऐप में। तो ये देखते हैं, निरंजन साहू जी सो गए, बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, उठ गए, है ना? तो ये हमारे देखिए महेंद्र सिंह जी एकदम आज तो खाना ही नहीं खाए, बोले सर आज तो माता रानी की कसम, माता रानी आ रही हैं अभी, जगराता करेंगे अब तो पूरा, है ना? जगराता कर करके पढ़ डालेंगे। ओके।
चलिए, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मोबाइल ऐप से आपको कैसे पढ़ना है। तो मोबाइल ऐप में जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए आप। अभी मैं स्क्रीन साझा कर रहा हूँ आपके पास बेसिक मोड में, तो आपको मोबाइल ऐप से दिखाता हूँ। ये है अपना मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल ऐप में अलग अलग कोर्सेस हैं, लेकिन आपका जो कोर्स होगा उसी कोर्स पे क्लिक करिए, होम पेज पे मिलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है ये बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम, ठीक है, बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम कोर्स है। इस तरह का इंटरफेस होता है, ये वेब में है, मतलब जो वेबसाइट के माध्यम से मैं ये लॉगिन किया हूँ। आप भी करेंगे तो आपको भी ऐसे ही दिखेगा इंटरफेस। और जो, एक मिनट, इसको यहाँ ले जाते हैं। हाँ, तो इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ देखिए ओवरव्यू दिख रहा है, ओवरव्यू और कंटेंट दिख रहा है। कंटेंट में देखिए, ये ओवरव्यू में अगर हम जाएंगे तो ओवरव्यू में यहाँ पर 1174 वीडियोस हैं, 1160 पीडीएफ फाइल्स हैं, 436 मॉक टेस्ट हैं। एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, किसी किसी में 50 क्वेश्चन भी हैं। तो ये 436 मतलब 30 मान लें तो 12,000 से ऊपर क्वेश्चन है। इसकी वैलिडिटी 1 साल है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ये कोर्स है हमारा, सबसे ज़्यादा जो चलता है। तो इसमें आप जाएंगे तो कंटेंट जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं इसमें लाइव क्लास नहीं दिखता। भाई मैं इस सॉफ्टवेयर में लाइव क्लास नहीं करता, क्योंकि मेरे को इसमें कंफर्ट नहीं लगता इसमें लाइव क्लास। ये जूम में लाइव क्लास अच्छा लगता है, इजीली हैंडल होता है। बाद में तो ये इसमें चला ही जाता है, कंटेंट भी इसमें आ ही जाएगा। अब यहाँ पर कंटेंट पे जाने पर देखिए आपको इस तरह के फोल्डर्स मिलेंगे। सब फोल्डर दिख रहे हैं सलीम रजा जी आपको? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ओके। तो ये जो है आपको दिख रहा है फोल्डर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फोल्डर, सॉरी ये आगे चला गया, हाँ ये फोल्डर में ये ट्रेनिंग फॉर बैंक ऑफिसर, ये जब प्रमोशन हो जाएगा उस तब काम का है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये क्लरिकल टू ऑफिसर में सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश का। तो जैसे बंगेया ग्रामीणा बैंक हैं, त्रिपुरा ग्रामीणा बैंक हैं, साउथ के हैं, इनको ये इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, तो उनके लिए एक हिंट्स के रूप में ये सेशंस है। पंजाब नेशनल बैंक के हैं, इसमें जो अभी वीडियो अवेलेबल है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है, इसके जो वीडियो अवेलेबल होंगे अभी पुराने होंगे, लेकिन अभी जब हम नए नए सेशंस करेंगे वो सारे इसमें अपलोड हो जाएंगे इंटरनल। और पीडीएफ में भी देखिए, जैसे पीडीएफ हैं, पीएनबी का स्पेशल अवेयरनेस, ऐसा ये क्वेश्चंस हैं। और इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है बैंकिंग के, बैंकिंग के इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है, ये सारे दिए हुए हैं ज़्यादातर। अभी 4 या 5 एब्रीवेशन फुल फॉर्म पूछता है। भीम का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में है ना। लाइव एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू आए है ना, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में दिया गया। तो ये आपके बैंक टू बैंक फोल्डर में भी आपके अवेलेबल हैं। अब हम अगर सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन है, ये अलग फोल्डर है। मॉक टेस्ट है, ये जैसे मॉक टेस्ट है, तो आपको मॉक टेस्ट ओपन करिए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लेते हैं, जनरल बैंकिंग के तो ज़्यादा हैं मॉक टेस्ट, इंटरनल बैंकिंग के कम होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट का हम लेते हैं ना, रूरल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर ये आ गया। RBI has stipulated that the advances to priority sector should form how many percentage of ANBC of previous year। बताइए, प्रियरिटी सेक्टर का एडवांस टारगेट पूछा गया। तो ये मैं अपने लॉगिन से किया हूँ, है ना सलीम रजा जी? क्या सवाल का उत्तर क्या होगा? 40%। हाँ, तो ये उत्तर में ग्रीन दिख रहा है क्योंकि मैं मेरे लॉगिन से किया हूँ। अगर आप लोग करेंगे तो ग्रीन नहीं दिखेगा आपका। यहाँ पर जैसे अब एग्जाम में क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं वैसा आएगा। यस सर। यहाँ पर देखिए पूछा है परसेंटेज ऑफ एनबीसी ऑफ ग्रेड COB विच एवर इज हायर, व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रियरिटी सेक्टर। तो 18%, क्योंकि मैं अपने लॉगिन से किया हूँ इसलिए हाँ यस देखा है ना। यस अगर आप लोग सर। लॉगिन करेंगे तो आंसर नहीं दिखेगा।
तो ऐसा करके क्लिक 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 करके 25 क्वेश्चन है, आप सबमिट करके आप अपना आंसर देख सकते हो। और जो गलत हुआ है वो भी बता देता है कि ये गलत हुआ है। तो ये हो गया आपका मॉक टेस्ट है। तो दिन में क्या करिए, 2-3 मॉक टेस्ट करने का प्रयास करिए, उससे 2 चीज़ें पता चलेंगी कि मैं इतने सवाल पढ़ने के लिए कितना समय लगाता हूँ, और इसको सवाल में करता हूँ तो कितने सही होते हैं। और जो गलत होते हैं उनको व्यू कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। कहीं आपको संदेह होता है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा, है ना। वैसे सारे ये रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पर, अगर आपको इसमें डाउट है या ये रिवाइज हो गया है तो आप उसमें रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो रिपोर्ट करते ही मेरे पास आ जाता है कि मुझे किसने रिपोर्ट किया है, तो मैं उसको रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करके मैं चेक करता हूँ, अपडेट हो गया तो अपडेट करके फिर सबमिट करता हूँ, तो फिर आपको मैसेज मिल जा रहा होगा कि ट्यूटर ने रिव्यू कर दिया और ये सही बता दिया, तो आप देख लेना फिर। कंप्यूटर लिटरेसी, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर हम जो करंट अफेयर्स मंथ वाइज लेते हैं, तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स आप इसको देख लीजिएगा। जैसे ये करंट अफेयर्स अभी हमने ये लेटेस्ट अपडेट किया है, करंट अफेयर्स 6 सितंबर है, अक्टूबर में भी है, अभी अपडेट हो जाएगा, अक्टूबर का भी है। तो ये आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। फिर आपका फोल्डर आता है, ये सारे सारे बैंकों के अलग अलग फोल्डर बने हैं। इसमें देखिए जैसे रिकॉल क्वेश्चन, ये रिकॉल क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। रिकॉल क्वेश्चन में जैसे आपको मैं यहाँ बता दूं कि सपोज मान लीजिए हमारे ये कौन से आर्यव्रत बैंक के हैं, है ना, आर्यव्रत बैंक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको सर्च बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्च बटन करके यहाँ पर आर्यव्रत करना, देखो आर्यव्रत का आ गया यहाँ पर, है ना, रिकॉल क्वेश्चन ऑफ आर्यव्रत आ गया। 9 अक्टूबर 2021 का ये सवाल आए थे। ठीक, अब ऐसा ऐसा रीड कर लेना। फिर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखना है यूबीजीबी, है ना, तो यूबीजीबी करिए, देखिए यूबीजीबी का आ गया, यूबीजीबी का आ गया ये। तो ये जितने भी सारे हैं आप सर्च बटन का इस्तेमाल करके भी आप पा जाएंगे। अब आते हैं रिकॉल क्वेश्चन, आपके लिए शुरुआत यहाँ से करिए, बहुत अच्छा होगा। फिर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर लिटरेसी, ये बैंक वाइज। अब वीडियो लेक्चर 22-23, वीडियो लेक्चर 22-23 और वीडियो लेक्चर 23-24 जो है जरूर देख लीजिए। वीडियो लेक्चर ये देखने से, जैसे अब इसमें इंटरनल वाला है मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो इसको मत देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जाम जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कमिंग एग्जाम जरूर देख लीजिए। बिजनेस वगैरह मध्यांचल ग्रामीण बैंक मत देखिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर कमिंग एग्जाम देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी देख लीजिए, स्टैंड अप इंडिया देख लीजिए, डाउट क्लियरिंग सेशन देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट्स डीबीयू देख लीजिए, मतलब न्यू प्रीमियम रेट्स देख लीजिए, इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम देख लीजिए। तो इस तरह से आप एक एक फोल्डर में देखेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो आप जो है बढ़िया देख पाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैं आ गया है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम और जेईआईबी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ताकि आपको उस ये अमाइशेयर जो कोड है, अमाइशेयर कोड है, ये कौन कितना डिजिट का होता है, ये ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। 9 डिजिट का डिजिट है, बैंक का कोड होगा। और जो आखिरी करके था, तो यूपीआई में आपको जो है जो उसका ऑपरेटर एनपीसीआई होता है तो उसको टिक करना था। तो आरटी मुझे भी देखने का मन करता है, यही है ना सलीम रजा जी। अब लगता है मैं अपना ही वीडियो देखते रहता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा मगन होकर पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट ना मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी सीखता है। मैं अपने ही वीडियो को देखते रहता हूँ कई बार, क्योंकि हम लोग ना कॉन्शियस माइंड में रहता है ना, बैंकर्स के पास जो सामने रहता है वही चीज याद रहता है। ठीक है सलीम जी, आपको भी ऐसे रहता होगा, कस्टमर सामने खड़ा है ना, कस्टमर आरटीजीएस कर दो, आरटीजीएस कर दो, तो वही याद रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, बैंक वाइज सारे फोल्डर्स हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं। फिर आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका ये पीडीएफ नोट्स है जनरल बैंकिंग,
देखो लगभग 500 पीडीएफ नोट्स हैं, 459 पीडीएफ नोट्स हैं, है ना। सेकंड पीएमईजीपी लोन, ये पीएमईजीपी लोन है ना। हम थोड़ा सा वो जैसे बच्चे लोग को पढ़ाते हैं ना, कलरफुल ग्राफ हाँ, पढ़ाते हैं, वैसे टाइप को पढ़ाता लुक हूँ। अच्छा है। हाँ, ताकि याद अच्छा आ जाता है ना। तो ये हो गया। तो ये पीडीएफ नोट्स होंगे और सारे फोल्डर को एक एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। फिर ये एक इम्पोर्टेंट है, वीडियो लेक्चर 23-24, मतलब अभी जो लेटेस्ट वीडियो आएंगे ये सब 23-24 में जाएंगे। 23-24 में जैसे ये आपके CGTMSC का जो चेंज हुआ था। हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे। ठीक है, ये सब देख लेंगे और बढ़िया लग रहा है ना, आपको सीखना अच्छा लग रहा है सलीम जी? हाँ सर। चलिए, तो इस तरह से आप लोग अपना मोबाइल ऐप से देख लीजिएगा। और कोई आप साथी हमसे बात करना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो हम लोग ये सेशन जो है यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे हमारे फौजी प्रदीप जी? सर एक बात पूछना था। सर हाँ, मिनमय जी पूछिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ जो अब जो वीडियो दिखा रहा था वो बैंकिंग ज्ञान केंद्रों का मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा सब कुछ? हाँ, मोबाइल ऐप पे मिलेगा। तो अच्छा जिनका सर। जिनका 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 मोबाइल ऐप नहीं चल रहा है, मोबाइल ऐप में कोई समस्या है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर देता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा किसी में क्या है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आ जाता है, मगर क्या होता है कि एक ही नंबर से 2-3 जगह लॉगिन करते हैं तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए आता है, ब्लॉक कर देता है उनको। तो उनको लॉक कर देता हूँ, लॉक कर देता है सिस्टम, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। तो मोबाइल ऐप में है सारी चीज़ें, उनको देखना है। थैंक यू सर। ओके, और कोई साथी? सर हमारा हम लोग का इंटरव्यू लगभग 4-5 को खत्म है, अब तो समाप्ति पर है। और मेरा 4 को है, उसमें जनरली प्रायोरिटी सेक्टर, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। और एनपीए से भी कुछ क्वेश्चन है और आपका ब्रांच फिगर से यही मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो अब तो पढ़ाई जितनी करनी है कर ली है सर। कुछ ऐसा मतलब बूस्टर डोज टाइप का बता दीजिए जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस और हो जाए, क्योंकि बीच में हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कम हो गया था, पिछले 1 महीने से तो नहीं पढ़ रहे थे। तो देखिए, अभी इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आप वहां पर उसी समय हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन। छूटे थे। अगर आपको ब्रांच के जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी या जो भी चीज़ें, तो फौजी प्रदीप जी, हम आपसे इतने सारा बात किए हैं पूरे सेशंस में, तो जितनी देर हम बात किए हम हमारी एनर्जी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचिए, जितनी बार आपका नाम लिए ना उतनी बार एनर्जी आपके पास चली गई है। आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे, आपकी बोली भाषा में बहुत आत्मविश्वास और जो भाव आया है शब्दावली में। तो आप एक तो सही बोलते हैं, जिसको जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ये बहुत एक अच्छा गुण है। मान लीजिए आपको मैंने कोई चीज़ पूछा और आपको नहीं पता है, फिर भी बोलना शुरू कर देते तो ये गलत हो जाता है। इंटरव्यू का तो ये पहला पार्ट है। सर क्योंकि इंटरव्यू में तो यही है कि भाई हम पूरी बैंकिंग को नहीं जानते, लेकिन जो मैं काम करता हूँ उसको जानना है। आप क्या क्या काम करते हो उसको जानना है। तो इंटरव्यू फेस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हम 5 चीजें पढ़ के जाएंगे। ठीक है फौजी प्रदीप जी, 5 सर चीजें या 10 चीजें पढ़ के जाएंगे, जिसके बारे में हम बोल पाएंगे, बता पाएंगे, और अगर उनके बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो सामना कर पाएंगे। तो होगा क्या कि जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप बताइए आप क्या देखते हो, तो आप बोलेंगे सर कैश रेमिटेंस देखता हूँ मैं, कैश मैनेजमेंट। तो कैश रेमिटेंस से जुड़ा हुआ चीज़ें देख लीजिए, नोट एक्सचेंज पॉलिसी देख लीजिए। और अगर मान लीजिए आप पीएमईजीपी जानते हैं तो पीएमईजीपी को बोल दीजिए सर मैं पीएमईजीपी को जानता हूँ, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। अगर मान लीजिए आपको फॉरेन एक्सचेंज पूछा तो आप बोल दीजिएगा कि सर ये तो मैं जरूर पढ़ा हूँ लेकिन सर बता नहीं पाऊंगा सर, क्षमा चाहता हूँ। तो वो बोले ठीक है भाई, आप बताओ आपसे पूछेंगे क्या। तो जो पूछेंगे वो बताएंगे, तो उससे आपका डिसाइड होता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उनकी अपेक्षा ये रहती है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल में आपने काम किया है, उनके बारे में आपको जानकारी हो, और अगर उनके बारे में पूछा जाए तो आप बता पाओ। दूसरा, पिछले 5-6 सालों में जो आपने काम किया, आप क्या क्या कार्य निष्पादन था, क्या उपलब्धियां थी, उसके बारे में आपको बताने लायक होना चाहिए।
क्या अच्छा काम किया या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अचीवमेंट टाइप का लग रहा है, वो आपको बताने लायक होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि उनकी अपेक्षा रहती है कि समसामयिक जानकारी कुछ उनको पता हो, जैसे बैंक की कोई पॉलिसी हो या कोई नई जानकारी आई हो, जैसे अभी 2000 का नोट के बारे में जानकारी है, तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई 2000 का नोट तो बंद हो गया, आप तो बंद ही कर रहे हो, आप तो नहीं ले रहोगे, कल सपोज कोई आएगा तो लोगे। अब बोले हाँ सर लेंगे। वैसे ये जो विड्रॉल था या जो जमा था, एक्सचेंज था, ये 30 तारीख तक अनुमति दी गई थी आरबीआई से, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया सर। तो अभी हम लोग लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ग्राहकों को ये जानकारी भी साझा कर रहे हैं ताकि उनके पास अगर कोई नोट रह गया तो उनका नुकसान ना हो जाए। इसके बाद अगर लीगल टेंडर नहीं रहा तो उनका नुकसान हो जाएगा ना, कागज हो जाएगा वो। इसीलिए हम ग्राहकों को ये इन्फॉर्मेशन भी देंगे। इस तरह का है। तो फौजी प्रदीप जी, आप 2-3 योजनाएं देख लो, 2-3 बैंक की चीज़ें पढ़ के जाइए, और पिछले समय में जो काम किए हैं वो देख के जाइए। बाकी मुझे पक्का भरोसा है आप इंटरव्यूअर का मन मोह लेंगे और आप अच्छे से अपने आप का प्रदर्शन करेंगे। तो सभी साथियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इंटरव्यू में आपका अच्छा प्रदर्शन होगा और आपका उस दिन मन प्रसन्न होगा और बेहतरीन तरीके से आपका सफलता में लगन होगा, और आपके साथ जो इंटरव्यूअर होंगे उनका भी मन आपके साथ मगन होगा। और जब आप सफल हो जाएंगे तो हम सभी का भी मिठाई खाने का मन होगा, मिठाई खाने का मन होगा, है ना। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ सर गया। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, क्वेश्चन सर बताइए। हमारा ना पीएनबी में इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसका कुछ हाँ डिस्कशन हाँ, उसका तैयारी कर रहे हैं, उसका भी सेशन करेंगे। है? अच्छा सर, थैंक इकोनॉमिक्स यू। और अकाउंट्स का भी सेशन करेंगे। अभी सेशंस रेगुलर होंगे, बैच स्टार्ट कर दिया है आज। कल देखते हैं 1 सेशन या 2 सेशन हो सकता है, या मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद फिर जो रेगुलर सेशंस होंगे, है ना। ओके सर। ओके, ठीक है फौजी प्रदीप जी। तो सभी आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह बढ़ाने के लिए सर। और उम्मीद यही रखते हैं, बाकी अब देखते हैं, बात होगी फिर रिजल्ट तो के जो बाद। तो जो आज से पहली बार जुड़े हैं उनको थोड़ा स्वागत कर दीजिए और उनको धन्यवाद कर दीजिए ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, साथ में जुड़ने के लिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का उम्मीद है कि आशीर्वाद बना रहेगा और सफलता जरूर मिलेगी। और एक आज नई पॉजिटिव एनर्जी मिली है, इसलिए मैं क्लास में जुड़ा था सर से, क्योंकि सर से जब जुड़ते हैं तो एक मतलब आत्मविश्वास लगता है कि दुगना हो जाता है। तो उसमें क्या होती है, चीजें हमको करना आसान हो जाता है। और बाकी सर के साथ तो मेहनत हुआ है, और मेहनत रंग लाएगी, यही उम्मीद है। और इसी आशा विश्वास के साथ सभी को शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया, आपने खूब मेहनत की है, और मेहनत कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो सेम प्रतिफल देता है वो। आप कोई भी चीज़ किए हैं, जैसे जीवन दर्पण है, जैसा आप तैयार हुए हैं वैसा दिखते हो ना, है ना फौजी प्रदीप जी। जैसा आप तैयार हुए वैसा दिखोगे, सुंदर तैयार हुए सुंदर दिखोगे, तैयार नहीं हुए खराब दिखोगे। ठीक उसी तरह जीवन है, आपका मेहनत ही बता देगा कि उसका सामने प्रतिफल कैसा दिखेगा। तो अगर सच्चे मन से हमने तैयारी की है, ये सारी चीजें की हैं, तो सब हमारा अंतर्मन जानता रहता है। और बिल्कुल आपने अच्छे मन से तैयारी की है, परिणाम कुछ भी हो आप सफल हो गए मेरे लिए। क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। और आप तो फौजी हैं। सफलता नहीं मिली तब भी पार्टी देंगे, सफलता मिली सर तब भी पार्टी देंगे, लेकिन बनारस आएंगे हम वहीं पार्टी देंगे। भोले बाबा की जय हो, है ना। तो ये आप में जज्बा हो, जुनून हो, आप सफल हो गए हैं। बस विनम्रता रखिएगा और समर्पण भाव रखिएगा और सीखने के लिए तैयार रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। सर तो आप सभी साथियों के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर